नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है डायरेक्ट टेक्स्ट के न्यू लेक्चर में। आज हम लोग अपना आगे का जो प्रोविजंस हैं रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम के वो देखने वाले हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने आपको कुछ होमवर्क दिए थे, तो कई बच्चों ने कहा कि सर 12, 13 और 14 एक बार जरूर करवा देना। बाकी हमने मोटा मोटी क्वेश्चन कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम जो कल के क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। और एक और बात, आप सभी को गणतंत्र दिवस की, रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। अब जो अपना कर्म है वो हम शुरू करते हैं। जो देश के लिए कर्म था वो हमने दिया कर सुबह सुबह ही। चलो, तारीख है आज 26 ऑफ जनवरी 2024। चलो जी। आइए साहब, क्वेश्चन नंबर जो कल मैंने होमवर्क दिए थे आपको, 14 तक होमवर्क दिए थे। इंडिविजुअल की रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना हमने आपको बता दिया था। आज हम आगे जो अदर पर्संस हैं उनका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना देखेंगे। उसके बाद हम आगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम भी आज की क्लास में जरूर देखेंगे। होप सो आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। मेरा जो मेन मकसद है इन बैचेस का वो ये है कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। प्लस उसमें मैं अगर तड़का लगा देता हूं इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का, पास्ट ईयर क्वेश्चंस का, एमटीपी जो पास्ट में है, आरटीपीज हैं, उन सब का, तो एक निखर के एक अलग सी बात आती है और आपका सीए इंटर निकलना लगभग लगभग तय हो जाता है। ठीक है, तो इसी शिद्दत, इसी मेहनत के साथ लगे रहो। क्वेश्चन नंबर फटाफट आ जाओ। 12 पर हम लोग देखते हैं एक बार। कैलकुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए कैलसी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन कहां तक है वहां तक हम अपनी स्क्रीन पर इसको ले आते हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मिस्टर जेके, ए यूके सिटीजन, यूके का सिटीजन है, कम टू विजिट टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1st of September, 1st of July 2019 एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफ ए एमएनसी। किसी मल्टीनेशनल कंपनी वो एग्जीक्यूटिव की जॉब पर पोस्ट करता है। वो फर्स्ट टाइम इंडिया में आ रहा है 1st of July 2019 में। हिज एम्प्लॉयर हैज अलाउड हिम टू विजिट यूके एवरी ईयर, कि भाई तू अपने देश जा सकता है जब भी तेरा जाने का मन करे, लेकिन जो तेरा काम है, जो तुझे काम करना है वो इंडिया में करना है। जैसे फौज में होता है कि आप फौज से छुट्टी लेकर अपने घर वापस आ सकते हो, लेकिन आपका मोस्टली जो रहना, खाना पीना, जॉब वगैरह है वो देश के अलग अलग हिस्सों में होता है। तो सेम वही एग्जांपल है कि आप यूके का कोई सिटीजन है, वो फर्स्ट टाइम इंडिया में आ रहा है 1 जुलाई 2019 को। वो चाहे तो वो बाहर जा सकता है, मतलब यूके वापस जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो यूके जाए, यूएस जाए, लंदन जाए, कहीं पर भी जाए, जहां उसका मन है, दुबई जाए, पेरिस जाए, जहां उसका मन है वहां जाए। बट वो एक बात याद रखेगा कि जब जब वो इंडिया में रहा है तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना है। whenever he or she will stay in India, then we will consider his or her stay in India in computation of total income, or you can say calculation of residential status. For this purpose he will be leaving India every year. वो कह रहा है हर साल वो 1 नवंबर को इंडिया से चला जाता है। दैट मीन्स, मैंने कहा था जब आपको कुछ ना कहे तो जिस दिन आप इंडिया से बाहर जा रहे हो उस दिन को आप क्या मानोगे? इंडिया का पार्ट मानेंगे। एंड शैल कम बैक ऑन 31 दिसंबर, मतलब वो 2 महीने बाहर जाता है। 1 नवंबर को निकल जाता है, 31 दिसंबर को वापस आ जाता है। बिसाइड दैट ही हैज विजिटेड चाइना ऑन सेवरल ओकेजन इन कनेक्शन विद द ऑफिशियल वर्क, डिटेल आर गिवन बिलो। वो कह रहा है इसी बीच में या कभी कभार साल के बीच में, जब भी वो हो सकता है, वो कई बार चाइना चला जाता है ऑफिशियल वर्क के साथ, तो ये उसके डेट्स उन्होंने दे दी हैं कि इस दिन वो इंडिया से बाहर जाता है चाइना के लिए। सारी डेट्स आपके सामने हैं, सारी की सारी डेट्स आपके सामने हैं। फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सर हमने ट्राई किया था लेकिन हमसे हुआ नहीं, कोई बात नहीं। मई 1998 में ये क्वेश्चन आया था, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था। हो सकता है इंस्टीट्यूट पीछे से ही क्वेश्चंस देता है, तो हो सकता है ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो जाए एग्जाम में, नॉट अ बिग डील, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्वेश्चन करना कैसे है?
आपको रेजिडेंशियल स्टेटस, उसने लास्ट लाइन क्या बोली, डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 1922, 23, 24। आप 19-20 से लेकर 2023-24 तक का रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल का कैलकुलेट करेंगे। दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज ही स्टेड इन इंडिया, हर साल वो इंडिया में कितने दिन रुका, और आप इसकी शुरुआत करेंगे 2019-20 से, जब वो फर्स्ट टाइम इंडिया में आया था। ठीक है, ठीक है सर। चलो, अगर मैं 2019 की बात करूं, अगर मैं 2019 की बात करूं, 2019-20 में फटाफट कैलसी आपके हाथ में होना चाहिए। 2019-20 में नंबर ऑफ डेज इन इंडिया, वो कब आ गया था सर? वो जुलाई में आ गया था। कब आ गया था? सबसे पहले देखो सर, वो 1 जुलाई 2019 को आया था। दैट मीन्स वो जुलाई में रहा, अगस्त में रहा, अगस्त में रहा, सितंबर में रहा, लेकिन वो सितंबर में वो चला गया, 10 सितंबर को वो चाइना चला गया था, और वो आया कब? 30 सितंबर को। दैट मीन्स 10 सितंबर और 30 सितंबर भी इंडिया में ही काउंट होंगे। तो फटाफट निकालो, जुलाई में कितने दिन रुका सर? 31, जुलाई में फर्स्ट टाइम आया था। अगस्त में कितना? पूरा सर, अगस्त। उसके बाद आया सितंबर, सितंबर में 10 तारीख तक, तो 10 दिन सितंबर के। हाँ जी सर, 10 दिन यहां पर और 1 दिन यहां पर, टोटल 11 दिन, टोटल 11 दिन, क्योंकि 10 दिन तो यहां पर रुक गया था, और 1 दिन 30th का भी लेंगे, जिस दिन उसकी फ्लाइट लैंड हुई। मैंने आपको बताया था जब उसके फ्लाइट के टायर इंडिया को छोड़ेंगे वो दिन भी इंडिया में काउंट करेंगे, अगर स्पेसिफिकली नहीं बोला है, और जिस दिन वो इंडिया में आएंगे, इंडिया की सरजमी पर उस फ्लाइट के टायर टच करेंगे, वो दिन भी इंडिया में ही काउंट होगा। दैट मीन्स 10 दिन यहां पर और 1 दिन यहां पर, 11 डेज, टोटल 11 डेज। हाँ सर, 11 डेज हो गया। उसके बाद 1920 वो फिर चला गया। चलो, सितंबर हो गया। अक्टूबर में सर, वो अक्टूबर में यहीं पर था, अक्टूबर में वो कहीं नहीं गया, तो अक्टूबर में पूरे 31। नवंबर में सर, वो हर साल 1 नवंबर को चला जाता है, तो 1 तारीख तो यहीं पर लेंगे, वो उस दिन निकलता है इंडिया से, तो वो डे इंडिया में ही काउंट होगा। नवंबर, दिसंबर में वो 31 को आता है, तो जिस दिन वो टायर इंडिया पर छुए, एरोप्लेन के टच हुए, हम उसको इंडिया में काउंट करेंगे, दिसंबर का 1 दिन। जनवरी, जनवरी की अगर मैं बात करूं, जनवरी की अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा जनवरी आ जाएगा। हाँ सर, जनवरी पूरा 31 आ जाएगा। फैब की अगर मैं बात करूं, वो कब निकल गया था? ध्यान देना जी, वो कब निकल गया था? वो 7 फरवरी को निकल गया था यहां से, आया कब? 8 मई को, मतलब वो पूरा साल 31 मार्च 2020 तक वो बाहर रहा। दैट मीन्स 7 फरवरी को। टोटल मिला के मेरे पास कितने दिन आए? टोटल मिला के मेरे पास कितने दिन आए 1920 में? सर चेक करो कैलसी पे, 144 डेज, 144 डेज। चलो 2021 का चेक कर लें। अब ऐसे ही करना है, सिंपल, एक एक चीज करके, एक एक चीज करके। अब यहां तो खत्म हो गया। हाँ सर, 2021 में वो 8 मई तक तो आया ही नहीं था। हाँ सर, तो अप्रैल में तो 0, मई में कितने दिन? सर मई में रहा वो, मई में वो 24 दिन रुका, मई में वो 24 दिन रुका। सर के 24 दिन कैसे? 31, 31 दिन होते हैं मई में। हाँ सर, 2020-21 2021 में वो 8 मई को, 8th ऑफ मई को वो इंडिया आया, तो 8th में इंक्लूड होगा, 31 मई तक कैलकुलेट करो, ये आएंगे 24 डेज। आप शॉर्टकट ले सकते हो, 31 डेज टोटल इन मई माइनस 7 डेज। 7 डेज क्यों? क्योंकि 7 दिन वो मई के बाहर रहा था, तो टोटल पूरे महीने में कितने दिन है सर? 31 दिन। 31 डेज, 31 डेज मई में, तो उसमें से मैंने 7 दिन माइनस करवा दिया जब वो इंडिया से बाहर था, 8वें दिन वो इंडिया में था, तो 24 डेज मई में, जून में पूरा 30, जुलाई में पूरा जुलाई, नहीं सर जुलाई में पूरा जुलाई कहाँ रहा वो जुलाई में 11 जुलाई को चला गया था, 11 जुलाई को, ये देखो यहां पर 11 जुलाई को वो चला गया था। हाँ सर, तो 11 जुलाई, जुलाई में कितने दिन सर? 11 दिन जुलाई में। अगस्त में बिल्कुल नहीं रहा, वो सितंबर में आया है, वो अक्टूबर में आया, सितंबर भी पूरा खाली। अक्टूबर में कितने दिन? 21 अक्टूबर को आया।
तो 21, 22, 23, 31 तक रुका, तो 11 दिन अक्टूबर के। अक्टूबर, नवंबर में 1 तारीख को वो फिर चला गया होगा, तो नवंबर में 1 दिन, दिसंबर में 1 दिन, जनवरी में पूरा 31 डेज, फरवरी में कितना, फरवरी में 2020 की फरवरी है जी, 2020 की फरवरी है, 29 डेज होंगे कि कितने दिन होंगे, प्लीज कैलकुलेट करके बताओ, 29 डेज होंगे कि कितने होंगे। सर अगर मैं बात करूं 20-21 की, तो सर ये कब चला गया था, सर ये 10 फरवरी को फिर वापस चला गया था, फैब में ये फिर वापस चला गया था, तो फैब में कितने दिन रुका, 10 तारीख को इसने इंडिया छोड़ा है चाइना के लिए, तो 10 दिन फरवरी के हो गए। आया कब है, सर ये आया है 23 जुलाई को इंडिया में वापस। ओ, तो पूरा साल ये भी खत्म हो गया, 119 दिन, 119 डेज, 119 डेज इंडिया में वो रुका। फटाफट 21, 22, 22, 23 और 23, 24। 21, 22 की अगर मैं बात करूं, 21, 22 में ये आया कब है, सर ये 23 जुलाई को आया, 23rd ऑफ जुलाई, तो जुलाई में ये कितने दिन रुका होगा, सर जुलाई में 31 माइनस 22, 9 डेज जुलाई में रुका है, जुलाई में 9 दिन रुका है, अगस्त में पूरा रुका है, सितंबर 21 में पूरा रुका है, अक्टूबर पूरा रुका है, नवंबर में 1 दिन, दिसंबर में 1 दिन, जनवरी में पूरा जनवरी, फैब में, सर ये फैब में फिर 11 फैब को चला गया और ये आया जून 2022 में, तो फैब में 11 दिन, टोटल मिला के 145 डेज, टोटल मिला के 145 डेज, 21-22 में ये 145 डेज इंडिया में रुका है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, 22-23 में, 22-23 में ये आया जून में, ध्यान दो इधर, जून में, तो अप्रैल में नहीं था 0, मई में नहीं था 0, जून में 12 जून को ये आया, 12 जून को, जून में 30 माइनस 11, 19 दिन ये जून में रुका, जुलाई में पूरा इंडिया में, अगस्त में पूरा इंडिया में, सितंबर पूरा इंडिया में, अक्टूबर पूरा इंडिया में, नवंबर का 1 दिन, दिसंबर का 1 दिन, जनवरी, हाँ जी जनवरी पूरा जनवरी, फरवरी पूरा फरवरी, मार्च, हाँ जी मार्च, कौन से साल का निकाल रहे, 22-23 का, सर फैब में ये फिर निकल गया था, ये फैब में ये देखो ये फिर निकल गया, कब निकला, 1 फैब को, फैब में कितना, 1 फैब, 1 फरवरी को ये निकल गया, हाँ जी 22-23 में 1 फरवरी को ही निकल गया, वापस कब आया, सर 10th ऑफ अप्रैल को, टोटल मिला के कितने दिन आए, जल्दी बोलो, टोटल मिला के 176 डेज आए हैं मेरे, आपके कितने आए, जल्दी बोलो, सर एक बार दोबारा करवा दोगे, 22-23, इधर देखो, इधर देखो, वो कब तक इंडिया में नहीं था, सर वो 12 जून तक इंडिया में नहीं था, 22-23 में, 12 जून को इंडिया में आया, टोटल जून में कितने 30 डेज, माइनस कर दो 11, इसमें से 1 दिन वो बाहर था, मतलब 11 दिन माइनस कर दो, 11 दिन बाहर था, 12वें दिन आ गया था, तो टोटल मिला के कितना 90 डेज वो जून में रहा, हाँ सर, जुलाई में पूरा जुलाई रहा, हाँ सर, अगस्त में पूरा अगस्त रहा, हाँ सर, सितंबर में पूरा सितंबर रहा, हाँ सर, अक्टूबर में पूरा अक्टूबर रहा क्योंकि वो गया ही नहीं है कहीं बाहर, हाँ सर, नवंबर में 1 दिन, दिसंबर में 1 दिन, दिसंबर में 1 दिन, नवंबर में 1 दिन, जनवरी में पूरा जनवरी रुका, हाँ सर, फैब में वो कब निकल गया, सर 1 फैब 2023 को निकल गया, तो फैब का 1 दिन, 176 डेज, 176 डेज वो इंडिया में रुका और निकल गया, हाँ सर। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, ये सब हटा दिया मैंने, करंट प्रीवियस ईयर में कितने दिन रुका वो, 23-24 में, सर वो आया कब था इंडिया में, ये देख लो बस,
2023 में वो आया 10 अप्रैल को, 10th ऑफ अप्रैल 2023। दैट मीन्स अप्रैल में 30 डेज माइनस 9 डेज। अप्रैल में 21 दिन रुका वो इंडिया में, अप्रैल में 21 दिन रुका। हाँ सर, या फिर मैं कहूं 366 दिन टोटल थे। ध्यान देना, फैब में कितने डेज हैं? फैब में 29 डेज। तो मुझे एक बात बताओ, 2023-24 में 23-24 में कितने दिन हैं टोटल? सर 366 डेज, 366 डेज। लेकिन वो इंडिया आया कब है? सर वो 10th ऑफ अप्रैल को इंडिया आया, मतलब 9 दिन वो बाहर रहा है। हाँ सर, इसमें से माइनस कर दो 9 डेज, माइनस कर दो 9 डेज। अभी और देखो, माइनस करो इसमें, वो कब जाता है यूके अपने घर वापस? सर वो 1 नवंबर को जाता है। तो 29 डेज नवंबर के माइनस कर दो और 30 डेज दिसंबर के माइनस कर दो। अब देखो कितना आया, -9 -29 -30, ये आया सर 298 डेज, 298 डेज। किसी को समझ आया? सर वो 23-24 में चाइना नहीं गया क्या? वो उसके बाद चाइना नहीं गया था, 10th ऑफ अप्रैल 2023 के बाद वो चाइना नहीं गया था। दैट मीन्स वो चाइना कब गया? 10th अप्रैल लास्ट। तो मैंने पूरे साल में 366 डेज, आपके प्रीवियस ईयर के लिए 23-24 के लिए 366 डेज है। क्यों? क्योंकि फैब में कितने दिन हैं? फैब में 29 डेज हैं। तो मैंने 9 दिन यहां से माइनस कर दिए। नवंबर और दिसंबर वो जाता है अपने घर यूके, तो उसमें से नवंबर में 1 तारीख को वो जाता है, 1 तारीख मानूंगा इंडिया में, मतलब नवंबर में टोटल 30 डेज, 30 - 1 29 डेज वो यूके रहा था। दिसंबर में वो 31 दिसंबर को इंडिया वापस आ जाता है न्यू ईयर ईव पर। तो 30 डेज वो यूके में रहा था, वो माइनस कर दूंगा। मैंने यही डेज माइनस किए हैं, 9 29 30 डेज। ये नवंबर के लिए हैं, ये तो किसके लिए हैं? अप्रैल के लिए। ये नवंबर के लिए हैं और ये दिसंबर के लिए। ठीक है, 290 डेज। अब आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। होप सो अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन की डिमांड कहती है डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर 2019-22, 23-24। अब मुझे बताओ, एक एक करके रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, फटाफट आ जाओ। पहली दफा वो कितने दिन इंडिया में रुका? सर 144 डेज, वो फर्स्ट टाइम इंडिया में आया था। रेजिडेंट की बेसिक कंडीशन क्या है? या तो आप 182 डेज रुको या फिर 60/365 डेज रुको। वो 1920 से पहले हिंदुस्तान आया ही नहीं था, तो पहले का 0 करंट में 60 से ज्यादा है, पर पिछले 4 सालों में 365 डेज की फिगर होनी चाहिए थी, वो नहीं अचीव हुई। दैट मीन्स आप इस साल में क्या हैं? नॉन रेजिडेंट। दैट मीन्स आप इस साल में क्या हैं? नॉन रेजिडेंट। ठीक है, हाँ सर। चलो 2021 में देखते हैं कितने दिन रुका। सर 119। पिछले 4 सालों में क्या वो 365 डेज रुका? क्या वो पिछले 4 सालों में 365 डेज रुका? यस और नो? यस और नो? नहीं सर। क्यों? क्योंकि वो पिछले साल में सिर्फ 144 डेज रुका था। इस साल में ठीक है 182 डेज वाली फुलफिल नहीं हो पाई, लेकिन 60/365 डेज वाली लगाता हूं तो 60 तो अचीव कर लिया 119 डेज में, लेकिन /365 पिछले 4 सालों में नहीं हो पाएगा, क्योंकि पिछले सालों में 144 डेज ही हुए और इस साल में उससे पिछले 4 सालों में 0 डेज थे। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट। अब यहां पर देखते हैं 21-22 में कितने दिन रुका? 145 डेज। बेसिक कंडीशन 182 डेज वाली फुलफिल नहीं कर पा रहा है, लेकिन 60/365 डेज वाली पिछले 4 सालों में 119 + 144, पिछले 4 सालों में 263 डेज ये इंडिया में रुका है। तो यहां पर भी क्या होगा? नॉन रेजिडेंट। बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर पा रहा है। चलो 22-23 में देखते हैं, क्या 22-23 में ये रुक हो जाएगा? 22-23 में, हाँ जी 22-23 में इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? 22-23 में इसका रेजिडेंशियल स्टेटस 145 + 119 + 144, मेरे कैलसी पर फिगर है 408। दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं, 144 + 119 + 145, 408 फिगर है। करंट प्रीवियस ईयर में 176, दैट मीन 60/365 डेज वाली कंडीशन इस वाले ईयर में आके इसने पूरी कर दी।
दैट मीन्स कि ये इस साल के लिए रेजिडेंट है, बट फर्दर उसको मैं चेक करूंगा रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। हाँ जी, रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है, फर्दर मतलब ROR RNOR चेक किया जाएगा। रेजिडेंट है ये साबित हो गया। साबित क्यों, कैसे हुआ, 60/365 डेज वाली कंडीशन इसने फुलफिल कर ली 22-23 में। आगे चलो, आगे चलो, ROR RNOR के लिए क्या कंडीशन थी सर, उसके लिए 2 एडिशनल कंडीशन थी और मुझे दोनों की दोनों फुलफिल करनी थी। फर्स्ट कंडीशन वाज दैट कि आप पिछले 7 साल में 730 और मोर डेज रुकने चाहिए। इससे पिछले 7 साल में 3 साल यहां पर, उससे पहले 0, तो जोड़ूंगा तो कितना 408 आएगा। बेसिक कंडीशन का पहला ही पार्ट अचीव नहीं हो पाया तो क्या कहलाएगा, या फिर पिछले 10 साल में से किसी 2 साल में, आउट ऑफ 10 ईयर इन द लास्ट कंटिन्यूअस प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली कंटिन्यूअस प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, आउट ऑफ 10 ईयर यू शुड बी रेजिडेंट इन 2 ईयर, जबकि आप कंटिन्यूसली नॉन रेजिडेंट होते आ रहे हैं। तो ये रेजिडेंट तो होगा बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, RNOR होगा। 23-24 के लिए मैं चेक करूं, अगर इसमें 176 और जोड़ देता हूं ये, तो फिर RNOR ही होगा, RNOR ही होगा, RNOR। क्यों, क्योंकि पिछले 7 साल में, पिछले 7 साल में नहीं बनेगा 730 का आंकड़ा, 584 का ही आंकड़ा बन रहा है। हाँ, यहां पर आपने अचीव कर लिया, शाबाश, 298, 182 डेज वाली बेसिक कंडीशन आपने फुलफिल कर दी। हाँ जी, यस और नो, यस और नो। 12th क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो, सर अब कोई डाउट नहीं है, चलो बहुत अच्छे। 13 क्वेश्चन आंसर देख लें एक बार। नॉन रेजिडेंट, कहां कहां पर नॉन रेजिडेंट था, 1 2 3, 3 जगह नॉन रेजिडेंट था, नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, ठीक है जी। फिर RNOR था और फिर RNOR था। 22-23 के लिए ये हो गया, ही इज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। 23-24 के लिए इंडिया इज रेजिडेंट फॉर द ईयर RNOR। ठीक है, यहां पर आपका क्वेश्चन होता है समाप्त। क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट देखो, क्वेश्चन नंबर 13। मिस्टर एक्स वॉज बोर्न इन 1977 इन इंडिया। 1977 में ये भाई साहब बोर्न हुए थे इंडिया में, लेकिन लेकिन इनके साथ हुआ क्या, इनके साथ हुआ ये, his parents were also born in India in 1950. huh? Mr. X was born in 1977 in India. His parents were also born in India 1950. However, his grandparents were born in England. कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक इंडिया में होना चाहिए था। जब ये ऐसे दादा पापा के डेट ऑफ बर्थ बताने लग जाए तो समझ जाना ये किसकी तरफ इशारा करना चाहता है, इंडियन ओरिजिन वाला जो क्लॉज था ये उसकी तरफ इशारा करना चाहता है। जो अमेंडमेंट, 2 अमेंडमेंट मैंने आपको बताई थी। अब इसकी इनकम भी 15 लाख से ऊपर मिलनी चाहिए, देखते हैं कितना मिलती है। He was residing in India till 16th of March 2020. Thereafter he migrated to England and took the citizenship of that country. Citizenship से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। On 15th of March 2021 he visit India during the previous year 23-24 90 days के लिए। चलो ये अच्छा, इसमें वो नहीं है, वो वाला केस नहीं है, ये इनकम वाला केस, अमेंडमेंट वाला केस नहीं है। 90 डेज डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस। अब ये कौन से वाला केस है सर, ये जो आपने बेसिक कंडीशन बताई थी, एडिशनल कंडीशन बताई थी, उसमें जो आपने बेसिक कंडीशन बताई थी 182 डेज एंड, या फिर और सर, और 182 डेज और 60/365, उसकी भी आपने 3 एक्सेप्शन बताई थी, तीसरे नंबर की ये वाली एक्सेप्शन है। तो इस केस में मुझे बताओ, क्या ये इंडियन ओरिजिन है सर, क्या ये इंडिया विजिट पर आ रहा है, हाँ सर इंडिया विजिट पर आ रहा है। तो इसका क्या बाहर बिजनेस एम्प्लॉयमेंट है सर। तो मुझे एक बात बताओ, इसके लिए कौन सी बेसिक कंडीशन लगेगी सर, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन लगेगी, 182 डेज वाली, 182 डेज वाली। हाँ जी, चलो देखते हैं।
आ जाओ। जिसका तुम एक्स वॉज बोर्न इन 1977, 1977 इन इंडिया, 1977। पेरेंट्स वॉज बोर्न इन 1950। अब मुझे एक बात बताओ, एक्स का जन्म कब हुआ था? 1977। अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था? नहीं सर। इसके पेरेंट्स का जन्म कब हुआ था? सर 1950। क्या ये अनडिवाइडेड इंडिया में थे? नहीं सर। मैंने आपको कल बतलाया था कि अगर आप अपने आप को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलवाना चाहते हो तो आप खुद, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रांड पेरेंट्स इंक्लूड नाना नानी, उनका जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में होना चाहिए। अनडिवाइडेड इंडिया कहां से? पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, किससे? पाकिस्तान वाला। 15 अगस्त 1947, 15th ऑफ अगस्त 1947 से पहले आपका जन्म होना चाहिए, आपके पेरेंट्स का जन्म होना चाहिए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म होना चाहिए। दैट मींस अप टू 14th ऑफ अगस्त 1947 तक जन्म होना चाहिए। क्या कोई सा भी साल 1947 है? नो सर। दैट मींस ही इज नॉट ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्या इसके पास सिटीजनशिप है इंडिया की? क्या इसके पास इंडिया की सिटीजनशिप है? नहीं सर, उसके पास तो इंग्लैंड की सिटीजनशिप है। तो मुझे एक बात बतलाओ, इसके लिए कौन सी कंडीशंस लगाई जाएं? सर बेसिक कंडीशन लगाओ, नॉर्मल वाली 60/365 डेज वाली, ठीक है। इंडिया में कब रुका? 90 डेज। पिछले 4 सालों में, पिछले 4 साल में, प्रीवियस ईयर, क्वेश्चन नंबर 13, प्रीवियस ईयर, हाँ जी, प्रीवियस ईयर 23-24 में 90 डेज, 23-24 में 90 डेज, 90 डेज। उससे पहले ये कब भाग गया इंडिया में? 16 मार्च 2020 तक। दैट मीन्स 22-23 में 0, नील, 21-22 में नील, 2021 में कब गया ये? 16th ऑफ मार्च, मतलब 1920 में आएगा नील। और 2019-20 में ये कब तक रुका था? सिक्सटींथ ऑफ मार्च। दैट मीन्स 2020 में कितने दिन थे? सर 366 दिन थे। क्यों? क्योंकि 2020 मेरा क्या था? लीप ईयर था। तो 366 माइनस 16 तारीख तक ये इंडिया में ही था, तो -15 डेज, 351 डेज, 351 डेज, 351 डेज। फटाफट एक बार, फटाफट फटाफट एक बार इसको चेक करो। पिछले 4 साल में क्या 360 डेज था? नो सर। तो क्या हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। हाँ जी, ये कहलाएगा नॉन रेजिडेंट। आंसर चेक करें। Mr. X is neither a citizen of India nor a person of Indian origin because neither he nor his parents nor his grandparents were born in undivided India. सही बात है ना? तो आप खुद ना आपके पेरेंट्स ना आपके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लिया था। द सेकंड बेसिक कंडीशन इज एप्लीकेबल। ऑब्वियसली मैं 60/365 डेज वाली कंडीशन लगाऊंगा। फर्स्ट बेसिक कंडीशन, स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस 23-24 90 डेज, thus he does not satisfy फर्स्ट बेसिक कंडीशन। फर्स्ट बेसिक कंडीशन कौन सी है मेरी? 182 डेज वाली, ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। सेकंड बेसिक कंडीशन, स्टे इन इंडिया, चलो 60 होना चाहिए था, ये 90 है, फुलफिल हो गया। स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 350 डेज इन प्रीवियस ईयर 2023, नील 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 नील, और 1920 में आपने बताया 350 डेज, जबकि यहां पर आना चाहिए 351 डेज। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 2020 में 2020, अब आप ये पूछेंगे कि सर ये लीप ईयर निकलता कैसे है? आसान है निकालने का तरीका, जो भी साल हो, जो भी साल हो, जैसे 2020 है, अब बैक एंड पे जाकर क्वेश्चन पूछ लेता है। अब आप एग्जाम में 4 4 4 4 थोड़ी लगाते फिरोगे, नहीं, सिंपल करना,
ईयर में कौन सा देख रहा हूं, 2020 डिवाइडेड बाय 4, 4 से डिवाइड करना। अगर वो पूरा डिवाइड हो जाता है, दैट मींस डेसिमल में कोई भी पॉइंट नहीं आता, तो वो लीप ईयर है। जैसे 2020 डिवाइडेड बाय 4, 505, पॉइंट कुछ नहीं आया, दैट मींस ये लीप ईयर है। इस साल की फरवरी में 29 डेज होंगे। 2024 की बात कर लेते हैं, 2024 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 506, पूरा डिवाइड हुआ है, डेसिमल में कुछ नहीं है, दैट मींस 2024 मेरा लीप ईयर है। 2022 की बात कर लेते हैं, 2022 डिवाइड बाय 4 आया 505.5, दैट मींस वो लीप ईयर नहीं है। तो यहां पर 366 डेज होंगे, माइनस करवा दूंगा। वो कब 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 वो इंडिया से निकला, रुखसत हुआ। He visit India during the previous 90 days। अब 2020 में वो इंडिया में कब तक रुका, वो 1920 में वो रुका 16 मार्च, 16th ऑफ मार्च तक। तो मैं माइनस कितना करवाऊंगा, 16 मार्च को वो इंडिया में था, 16 मार्च तक वो इंडिया में था। तो टोटल डेज लिए मैंने 366 अपने कैलसी पर, माइनस 16 मार्च तक था, मतलब उसके बाद नहीं था। तो 16 से आगे 17, 18, 19, 20, 4 दिन यहां पर और 11 दिन आगे 21 से लेके 31 तक 11 दिन यहां पर। तो -4 -11 ये हो गए 351 डेज, 351 डेज। इसको करेक्शन कर लेना, 351 डेज आएगा, 351 डेज आएगा। ठीक है जी, बोलो यस और नो। यस सर। चलो बहुत अच्छे जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उम्दा कलाकार। 14th नंबर, 13th में कोई दिक्कत, सिंपल सिंपल नीचे कहानी लिख देना कि ये बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया, दैट्स व्हाई ही इज ए नॉन रेजिडेंट। Since he does not satisfy any basic condition, he is a non-resident in India। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट करो। अच्छा, बच्चों को इसलिए डाउट आया होगा, ये नंबर ऑफ डेज 350 लिखा है तो 351 होना चाहिए। अच्छा, अगर आपका दिमाग यहाँ पर नहीं गया था तो अब ले जाना जरूरी है, क्योंकि कई बार प्रिंटिंग एरर या कैलकुलेशन एरर भी आपको वो करती, अवेयर करती है कि सिर्फ आपको 2024 नहीं देखना है एग्जाम में कि ये लीप ईयर है, आपको पीछे बैक एंड पर भी जाना है। 2024, 2020, 2016, 2012, 2008, 2004 और 2000, ये साल ऐसे हैं जो मेरा पूरा का पूरा लीप ईयर थे, जो मेरे पूरे के पूरे लीप ईयर थे। दैट मींस उन सालों में फरवरी मंथ में 366 डेज और 29 डेज होंगे और पूरे साल में 366 डेज होंगे। तो आपको उसी तरह पर ये, उसी तरह पर ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। ये नहीं है कि सिर्फ 2024 में याद रखना, पीछे भी याद रखना है। X is a businessman, his parents, grandparents were born in USA। चलो जी फटाफट इसका, चलो कोई बात नहीं। X is a businessman, his parents, his grandparents were born in USA। X एक बिजनेसमैन है जिसके माता पिता, दादा दादी यूएसए में बोर्न हुए थे। ही वॉज बोर्न इन यूके, यूके में बोर्न हुआ था। ठीक है, कोई यूएस में पैदा हो रहा है, कोई यूके में पैदा हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। इंडिया में तीनों में से कोई भी पैदा नहीं हुआ, दैट मींस इंडियन ओरिजिन नहीं है ये। बट लेटर ऑन ही माइग्रेटेड टू कराची एंड टुक इंडियन सिटीजन ऑन 1 जून 1946। क्या इस बात की कोई रेलिवेंस है? क्या उसने जन्म, मैंने कहा था जन्म इंडिया में होना चाहिए 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले। हाँ है, लेकिन उसने सिटीजनशिप ली है। आप कंफ्यूज नहीं होना, कई बच्चे हो सकता कंफ्यूज हो गए हो, अरे 1946 सर ने बोला था 1947, 15 अगस्त से पहले पहले कुछ बोला था, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं, इसने सिटीजनशिप ली, इसका जन्म नहीं हुआ। तो फोकस, बी फोकस, ही वाज बोर्न इन यूके। After division of India, he stayed in Pakistan and took Pakistani citizenship in December 1948। भाई तू धक्के खाता रहे, कहीं की सिटीजनशिप लेता रहे, हमें सिटीजनशिप देखनी ही नहीं है। आप अपने एग्जाम में इस चैप्टर के लिए सिटीजनशिप से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको चैप्टर का नाम ही डिनोट करता है रेजिडेंशियल स्टेटस, उसी से फर्क पड़ना चाहिए। फाइंड आउट द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 हिज स्टे इन इंडिया। पहली बात, ये इंडियन ओरिजिन नहीं है, तो इसके लिए बेसिक कंडीशन लगेंगी, जो दोनों है वही लगेंगी, 120 डेज वाली कंडीशन लेकर नहीं आनी है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई सर। चलो लगाओ बेसिक कंडीशन।
करंट ईयर में 23-24 में ये कितने दिन इंडिया में रुका? 23-24 में ये 70 दिन इंडिया में रुका। 60/365 डेज वाली कंडीशन लग जाएगी? लग जाएगी सर। पिछले 4 साल का टोटल कर लो जी, पिछले 4 साल का टोटल कर लो सर। मैं कर लेता हूँ 60 + 40 + 5 + 260, 365 डेज। 60/365 डेज एक कंडीशन फुलफिल होगी, दैट मीन्स यू आर ए रेजिडेंट। बट रेजिडेंट के आगे मुझे चेक क्या करना है? रेजिडेंट के आगे मुझे चेक क्या करना है? हाँ जी, रेजिडेंट के आगे मुझे क्या चेक करना है? कहां पर था मैं? यहीं पर था सर। आपको रेजिडेंट के आगे चेक करना है कि वो ROR है कि RNOR। उसके लिए आपको क्या चेक करना है? एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों की दोनों सेटिस्फाई होनी, दोनों की दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए एडिशनल कंडीशन। ठीक है, ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। 60 वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब आपको पिछले 7 साल में 7 ईयर इन लास्ट, पिछले जस्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, 7 में से कितने सालों में सर? 7 के 7 सालों में 730 डेज और मोर आप इंडिया में रुकने चाहिए। चलो जी ऐड करते जाओ। 365, 4 और 3 7, ये 3 और ऐड कर दो। 46 + 182 + 55 सर 730 नहीं हो रहा है, 648 हो रहा है। तो कुल मिला के आप इंडिया में रुके ही नहीं 648 डेज। ये देखो आंसर आपके सामने 648। कैलसी पर भी मेरे क्या आंसर आया? 648। तो आप क्या कहलाओगे? रेजिडेंट तो हो बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। क्या था क्वेश्चन में? इसमें तो कुछ खास नहीं था, इसमें तो कुछ खास नहीं था। चलो जी, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आए कैसे क्वेश्चन आंसर करेंगे आप लोग? यस और नो? कुछ चीजें समझ में आई, कुछ हेल्पफुल हो रहा है तो मुझे जरूर बताना। व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना मुझे एक बार कि हाँ सर समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये दिक्कत चल रही है। क्योंकि दोस्त दिक्कतें चलती रहेंगी, ये नहीं तो वो दिक्कत और वो नहीं तो वो दिक्कत। जिंदगी आसान का नाम नहीं है। आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू, बट जिंदगी एक सिंपल रास्ता नहीं है, एक सिंपल रोड नहीं है। आप जमीन पर उतरे और सीधा सीधा चले गए, जिंदगी पार हो गई। जिंदगी में दुख तकलीफें टेंशन दिक्कतें आती रहती, परेशानियां। बट आपको ये है कि यू शुड नो हाउ टू टैकल विद दोज एरर्स, परेशानियां कठिनाइयां जो भी हैं। आई दिक्कत आपको सॉल्व करवा दिया। चलो जी आगे बढ़ सकते हैं अब। हाँ सर, कल हमने आपको यहां पर अलविदा कहा था, आज हम यहीं से शुरुआत करते हैं। कल मैंने आपको रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल कंप्लीट करवा दिया था, आज हम रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर पर्संस देखेंगे। अदर पर्संस का क्या मतलब है? पर्सन की डेफिनेशन आई नो सबको आती होगी, उसी को मद्देनजर रखते हुए हम पहली जो डेफिनेशन कर रहे हैं एचयूएफ के लिए कर रहे हैं। एचयूएफ का मतलब क्या है सर? एचयूएफ का मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो सर रेजिडेंट स्टेटस निकालने का क्या फायदा है? मुझे एक बात बताओ, आपने जो बेसिक चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने बहुत सी जगह आपको बताया था रेजिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ को ही ये चीज का बेनिफिट मिलेगा। तो एचयूएफ का स्टेटस भी आपके पास रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। कंपनी के लिए मैंने आपको बताया था डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर टैक्स रेट लगता है 25-30 और फॉरेन कंपनी पर 40%। फॉरेन 40%, फॉरेन 40%, 40% का टैक्स रेट लगता है। तो इसलिए मुझे बाइफरकेट करना पड़ेगा, कौन रेजिडेंट है, कौन नॉन रेजिडेंट है, कौन डोमेस्टिक कंपनी, कौन फॉरेन कंपनी। चलिए फर्स्ट थिंग एचयूएफ। सर एचयूएफ पे तो एक ही स्लैब रेट रखता है, चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, चाहे उम्र कितनी भी हो, करता कि डजंट मैटर। एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब है आपको यह देखना पड़ेगा वो जो एचयूएफ है, एक्चुअल में एचयूएफ होती क्या है ना, ये आपको पहले पता होना चाहिए। हो सकता है मैं 1-2 मिनट लेके मैं आपको जरूर बताऊंगा। एज ए इंडिविजुअल मैं कोई भी बिजनेस कर सकता हूं, उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप। मान लो मेरी एक किराना की शॉप है,
मान लो मैंने एक बिग बाजार का आउटलेट खोला हुआ है, बिग बाजार से फ्रेंचाइजी लेकर। मान लो मैंने रिलायंस डिजिटल खोला हुआ है फ्रेंचाइजी लेकर, उसमें जो मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरे पास अलग अलग तरीके, मैं एज ए इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर सकता हूं, पार्टनरशिप फर्म में भी कर सकता हूं, किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप डीड बनाकर एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी कर सकता हूं, कंपनी में भी कर सकता हूं। जब मैं अकेला करता हूं, मेरा पैन कार्ड लगता है, मेरा खुद का पैन कार्ड, तो उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप इंडिविजुअल का। लेकिन मैं क्या करता हूं, मेरे फादर साहब ना एक एचयूएफ बनाते हैं। एचयूएफ बनाने का मतलब क्या है, आपके लेवल पर, इंटर लेवल पर मैं समझा दूं। एचयूएफ बनती कैसे है, एचयूएफ के लिए आपको पैन कार्ड अप्लाई करना पड़ता है, प्रोसेस लंबी है, अभी इसको शॉर्ट में रखते हैं। एचयूएफ के लिए आपको पैन कार्ड अप्लाई करना पड़ता है, एचयूएफ का एक अलग से पैन कार्ड आता है। मेरे फादर साहब इंडिविजुअल हैं, हाँ सर, उन्होंने अपनी एक एचयूएफ बनाई, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हम, मैं, मेरे भाई बहन को लेकर, मेरी माताजी को लेकर उन्होंने एक एचयूएफ क्रिएट की। वो एक अपना बिजनेस, ध्यान समझना, वो अपना बिजनेस इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी कर रहे हैं, उसकी आईटीआर अलग भर रहे हैं, एचयूएफ कैपेसिटी में भी कर रहे हैं, उसकी आईटीआर अलग भर रहे हैं। जैसे फॉर टेक एन एग्जांपल, उनका एक मान लो कोई भी रिलायंस डिजिटल का आउटलेट है, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में चलाते हैं। घर पर उन्होंने एक बड़ी किराना की दुकान भी खोल रखी है, वो बिजनेस भी चलाते हैं, उस पर मेरी माताजी बैठती हैं, उन पर वो संभालती हैं। अब इस बात को समझना, वो जो संभालती है उस बिजनेस को, वो एचयूएफ के नाम पर चलती है, तो जो उस किराना स्टोर की आईटीआर जाएगी वो एचयूएफ की जाएगी, तो एचयूएफ का अलग रेजिडेंशियल स्टेटस मुझे निकालना पड़ेगा। बट मेरे फादर साहब जो रिलायंस डिजिटल का आउटलेट है उनके पास, उसको संभालते हैं, उसके लिए वो प्रोप्राइटरशिप में रिटर्न अपनी जाएंगी, प्रोप्राइटरशिप इंडिविजुअल कैपेसिटी में। तो इसलिए ये दोनों अलग अलग एंटिटी होती है, एचयूएफ का अलग पैन कार्ड बनता है। मैं अपनी रेगुलर क्लासेस में हर किसी का पैन कार्ड आपको बाकायदा दिखाता हूं प्रैक्टिकली, कि ये देखो, ये एचयूएफ का पैन कार्ड होता है, ये इंडिविजुअल का, ये पार्टनरशिप फर्म का, तब जाके बच्चों के दिमाग में बैठता है कि हाँ सर एक्चुअल में क्या कहना चाहते हैं। चलो, मेरी इस एग्जांपल से कुछ तो समझ आया होगा। अब ये जो बिजनेस है हमारा, किराने की दुकान है, ये जो एचयूएफ के अंडर हम इसको बिजनेस में रन कराते हैं। अब इस किराना की दुकान पर सामान कहां से आएगा, कौन कौन इस पर नौकरी पर लगाया जाएगा, हम इस किराने की दुकान के लिए कंप्यूटर, बिलिंग के लिए कंप्यूटर कहां से खरीदेंगे, माल किस किस को बेचना है, किस किस को नहीं बेचना है, इस सप्लायर से माल खरीदा जाएगा, इससे नहीं खरीदा जाएगा। हम इसका एक और आउटलेट खोलेंगे इसी नाम से दूसरे शहर में, उसके लिए हम जमीन खरीदेंगे कि हम रेंट पर लेंगे। ये सारी जो बातें हैं, इस तरह की जो अपना बिजनेस चलाने के लिए बातें, हमें ये देखना है ये कहां से ली जा रही है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां है, उस एचएफ को कौन कंट्रोल मैनेजमेंट कर रहा है, करता जो उसका है, करता जो उसका करता है, वो उसका कंट्रोल मैनेजमेंट संभालता है, वो कहां से है। अगर वो पार्शली या होली इंडिया में है, दैट मींस पार्शली का मतलब ये नहीं है कि 50%, अगर पूरे साल में 50 डिसीजन लिए गए हैं उस एचयूएफ के लिए, अगर एक डिसीजन इंडिया से लिया गया, 49 डिसीजन आपने आउट ऑफ इंडिया बैठकर लिए, तो भी आपकी एचयूएफ क्या कहलाएगी, रेजिडेंट कहलाएगी। दैट मींस उसने क्या बोला, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिचुएटेड होली और पार्शली, इस पार्शली में इवन वन डिसीजन, इत्तू सा भी डिसीजन अगर इंडिया से ले लिया ना, आपकी एचयूएफ रेजिडेंट हो जाएगी। इफ कंट्रोल मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया, नॉन रेजिडेंट हो जाएगी। अब इस पॉइंट को जरा प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। आपकी एचयूएफ थी, हाँ सर, अब हमारी एचयूएफ थी, ठीक है। आपका जो रिलायंस डिजिटल का बिजनेस है, उसमें काफी मुनाफा हुआ, आपके फादर साहब का या मेरे फादर साहब का, एक ही बात है, कोई बात नहीं, घर की बात। मेरे फादर साहब का रिलायंस डिजिटल का बिजनेस था, काफी मुनाफा हुआ। मेरे फादर साहब ने सोचा क्यों मैं रिलायंस की शॉप चलाऊं, मुझे बिजली के सामान का, रिलायंस डिजिटल में जितना भी बिजली का सामान मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह, मुझे पूरा नॉलेज हो गया, मैं क्यों ना चाइना जाकर ये माल इंपोर्ट कर लूं। मेरे फादर साहब चले गए चाइना, वहां पर गए वो, उन्होंने देखा कि वहां पर तो बहुत बड़ी मार्केट है। उन्होंने मुझे फोन किया कि बेटा देख, बात ऐसी है, मैं अभी तो नहीं आ पाऊंगा, मुझे 1-1.5 साल लग जाएगा पूरी यहाँ की इंडस्ट्री को समझने में,
कहां पर माल बनता है, कहां से इंपोर्ट होगा, कैसे डॉक्यूमेंट बनेंगे, कौन सी बिल्टी आएगी, किस कंटेनर में माल आएगा, कितना फ्रेट देना पड़ेगा, पूरा समझने में। क्योंकि बेटा देखो रिलायंस डिजिटल का हमने स्टोर लिया था, लेकिन हमें उसकी टक्कर का बड़ा खोलना है अब स्टोर, तो मुझे नॉलेज लेनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है पापा कोई दिक्कत नहीं, 1-1.5 साल में आप आ जाना। अब बीच में जरूरत पड़ गई किराना स्टोर जो हमारा था उस पे कुछ पूछने की, कि जो हम इसका एक और आउटलेट, किराना स्टोर का भी एक और आउटलेट खोल देते हैं, या माल कहां से खरीदे पापा, किसी सप्लायर ने मना कर दिया या किसी कारणवश उसकी दुकान बंद हो गई। तो जब मेरे फादर साहब ने चाइना से बैठकर ये डिसीजन किस पर लिया होगा, फोन पर, व्हाट्सएप कॉल पर, हाँ सर, किसको पता चल रहा है, पार्शियली डिसीजन, पार्शियली कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया से चल रहा है कि इंडिया से बाहर से चल रहा है। एचएफ तो हमेशा रेजिडेंट होगी, कौन सी एचएफ नॉन रेजिडेंट होगी? किसी को पता है कि मेरे फादर साहब के नाम पर जो एचएफ है, मेरे फादर साहब पूरा का पूरा साल आउट ऑफ इंडिया थे, वहां से कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कर रहे थे? नहीं, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं, ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स। लिटरली सोचो ना एक बार, कौन बताएगा नॉन रेजिडेंट कभी होगा? किसी केस में तुम्हें लगता है नॉन रेजिडेंट के लिए एचएफ की रिटर्न जाएगी, बेनिफिट अलग से छिन जाएंगे? हाँ सर, बात तो सही। अब देखो, एचएफ और इंडिविजुअल सिर्फ दो ही पर्सन एंटिटी हैं जो ROR हो सकते हैं। लिख लो इस बात को, पूरे इनकम टैक्स में सिर्फ दो ही एंटिटी ऐसे हैं जो ROR हो सकते हैं, जो है इंडिविजुअल और एचयूएफ। दैट मींस इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा ना कंपनी, ना पार्टनरशिप फर्म, ना एलएलपी, ना कोऑपरेटिव सोसाइटी, ना लोकल अथॉरिटी, ना आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कोई भी ROR नहीं हो सकता। वो सिर्फ क्या हो सकते हैं, या तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, या तो आर या एनआर। वो ROR नहीं हो सकते। दोबारा सिर्फ इंडिविजुअल एचएफ ही ROR हो सकते। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर इंडिविजुअल का तो मुझे पता था, 730 डेज वाला मैं कॉन्सेप्ट, और पिछले 10 साल में किसी 2 साल में मैं रेजिडेंट देख लेता था, एचएफ का कैसे देखूंगा? एचएफ तो अपने आप में एक एंटिटी है, किसी संस्था का नाम है, ये कैसे पता चलेगा ये कहां रहती है? चलो ठीक है, वो बाहर चले गए फादर साहब, वहां से काम कर रहे हैं, कंट्रोल मैनेजमेंट पता चल गया, लेकिन एंटिटी का कैसे पता चलेगा? तो इस केस में, एचएफ के केस में, हमें जो एडिशनल कंडीशन चेक करनी है ROR के लिए, एडिशनल कंडीशन का मतलब वो दो कंडीशन जो दोनों सेटिस्फाई करनी पड़ती है 7 साल में 730 डेज, और पिछले 10 साल में किसी 2 साल में रेजिडेंट, वो हम किस पर लगा देंगे? कर्ता पर लगा देंगे। अगर कर्ता वो दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो पूरी एचएफ ROR हो जाएगी, अदरवाइज RNOR हो जाएगी। बात समझ आई? इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप के केस में इंडिविजुअल का देखेंगे, एचएफ के केस में कर्ता का चेक करेंगे। एचएफ में सारे फैमिली मेंबर होते हैं, लेकिन कर्ता का चेक करेंगे क्या? एडिशनल कंडीशन के लिए। वही बात आगे लिखी हुई है, डिटर्मिनेशन ऑफ ROR RNOR, नो नीड टू चेक बेसिक कंडीशन फॉर कर्ता। बेसिक कंडीशन मुझे कर्ता के लिए चेक नहीं करनी है। बेसिक कंडीशन का मतलब क्या है? या तो 182 डेज वाली या 60/365 डेज वाली। ये कर्ता के लिए चेक नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि बेसिक कंडीशन में मुझे चेक करना है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। वो कहां पर है? इंडिविजुअल के केस में बेसिक कंडीशन में 182 डेज 60/365 डेज थी, एडिशनल में 737 ईयर्स आउट ऑफ 10 ईयर्स 2 ईयर्स में रेजिडेंट होना चाहिए था। लेकिन एचएफ के केस में बेसिक कंडीशन मेरी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है। हां, एडिशनल कंडीशन वही है जो इंडिविजुअल के केस में होती थी कि आपको अगर कर्ता ROR है तो एचएफ भी ROR, अगर कर्ता RNOR है तो एचएफ भी RNOR। Status of कर्ता will determine whether HF is ROR RNOR। HF का रेजिडेंशियल स्टेटस खत्म यहां पर, HF का रेजिडेंशियल स्टेटस खत्म यहां पर। क्वेश्चन देखो, ICI कैसे क्वेश्चन पूछता है? स्टेटस पढ़ा दिया। अब आप देखो कि आप क्या एग्जाम में जो मैंने पढ़ाया अभी तक HF के बारे में, आपको इतनी नॉलेज होगी, मैंने सारी नॉलेज दे दी
कि एक्चुअल में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिकली इस बैच का या मुझसे पढ़ने का पर्पस क्या है आपका? यही ना कि सर मेरे को एग्जाम में पास होना, बढ़िया मार्क्स से पास होना है, बस वही करवाएंगे। चलो देखते हैं जो मैंने पढ़ा है उसी पर आप आंसर दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। द बिजनेस ऑफ एचएफ, और ये आईसीआई मॉड्यूल का है, मेरे घर का क्वेश्चन नहीं है। द बिजनेस ऑफ एचएफ इज ट्रांजेक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। एचएफ का बिजनेस है जो कहां से ट्रांजेक्ट हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया से। एंड ऑल द पॉलिसीज डिसीजन आर टेकन देयर, सारी पॉलिसीज कहां से ली जा रही है? वहां से। मिस्टर ई, द कर्ता ऑफ एचएफ, कर्ता एचएफ का कर्ता का कौन है? ई। Who was born in कलकत्ता, जो बोर्न पैदा हुआ था कभी? कलकत्ता में। विजिट इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 आफ्टर 15 ईयर्स। भाई साहब ध्यान रखना, 15 साल के बाद भाई साहब आए हैं इंडिया में। वो क्या कहना चाहता है आपसे? वो पिछले 10 साल में इंडिया में था ही नहीं। अगर आप पिछले 10 साल में इंडिया में नहीं थे, दैट मीन्स आपका दिमाग काम करना चाहिए, एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएंगी। तो पहले ही बता दूं, ये वाली एचएफ आरओआर आरएनओआर नहीं बन पाएगी यहां तक पढ़ने पर। आगे पढ़ने, आगे कुछ और लिखो। ही कम्स टू इंडिया ऑन 1st of April 2023 and leave for Australia on 1st of December 2023. Determine the residential status of Mr. and HF for assessment year 24-25. क्या बच्चे निकाल सकते हो इसका? दोनों का रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है। हाँ निकाल सकते हैं सर। वो इंडिया में कितने दिनों का? 1 अप्रैल 2023 को वो इंडिया में आ गया था। पूरा मैं निकालूंगा। 1 अप्रैल को वो इंडिया में आया था, दैट मीन्स अप्रैल में पूरे 30 दिन, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में 1 दिसंबर। वो कुल मिला के इंडिया में 245 डेज रुका था। इंडिया में कुल मिला के 245 डेज वो इंडिया में रुका था एक साल में। चलो बताओ बेसिक कंडीशन क्या उसने अपने खुद के लिए, दोनों का रेजिडेंशियल स्टेटस, पहले अकेले की बात करते हैं मिस्टर ई की। क्या उसने अपने खुद के लिए बेसिक कंडीशन, क्या वो रेजिडेंट है? हाँ सर वो रेजिडेंट है, क्योंकि वो ने बेसिक कंडीशन 182 डेज वाली फुलफिल कर ली। क्या उसके बाद उसका खुद शॉर्टकट ये है, उसका खुद का स्टेटस देख लो, आरओआर है कि आरएनओआर। जो उसका खुद का होगा वही स्टेटस एचएफ का भी होगा, आरओआर आरएनओआर के लिए। बेसिक आरएनआर के लिए उसका कंट्रोल मैनेजमेंट चेक करेंगे। सर उसका खुद का स्टेटस आरएनओआर होगा क्योंकि वो 15 साल बाद आया। पिछले 10 साल में शून्य, वो इंडिया में था ही नहीं, वो इंडिया में था ही नहीं। सिंपल, एक का स्टेटस निकल गया। हाँ सर एचएफ की बात करते हैं। उसने पहली लाइन में क्या बोला था, आपको जरा ध्यान देना साबिदर। ऑल द पॉलिसीज डिसीजन आर टेकन देयर। देयर का मतलब ऑस्ट्रेलिया में। सारी पॉलिसीज डिसीजन हम कहां से ले रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया से, एचएफ के लिए। अब बता दो, अब बता दो उसका क्या होगा भैया, प्लीज यहीं पर बताओ। जो मैंने पढ़ाया एचएफ के बारे में, क्या तुम्हें यह क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाता? क्या मैंने एक एक पॉइंट पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? क्या तुम्हें दिखा कि हाँ सर ने सारा बताया था? अगर ये क्वेश्चन आ जाता, मैं इसको इतना अच्छे से सॉल्व करता, इतना अच्छे से सॉल्व करता, एग्जामिनर मेरे मार्क्स नहीं काट पाता। मैं लिखवाने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लिखना है अपना घर लिखना, खुद से प्रैक्टिस करना, दिमाग लगा के। मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा एक एक पॉइंट के साथ क्वेश्चन कैसे डील करना है। अब मुझे बताओ प्रैक्टिकली, सर एचएफ की बात करते, कंट्रोल मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल क्या हो गया? वो पहले झटके में ही नॉन रेजिडेंट हो गई। आंसर चेक करते हैं। डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर ई। ई का रेजिडेंशियल स्टेटस, बेसिक कंडीशन, प्रीवियस ईयर 23 ई स्टेड इन इंडिया 245 डेज, thus he satisfied first basic condition therefore resident in India। हमने भी यही बोला था, फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, वो रेजिडेंट तो है। क्या वो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर पाएगा क्या? Given in the situation that he comes to India after 15 years, 15 years का मतलब पिछले 7 साल में आप 0 डेज रहे हो और 2 एडिशनल कंडीशन में आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए। सेकंड एडिशनल कंडीशन, मिस्टर ई डज नॉट सेटिस्फाई सेकंड एडिशनल कंडीशन, नो नीड टू चेक फर्स्ट एडिशनल कंडीशन, ई इज आरएनओआर। हमने भी बोला था रेजिडेंट तो है बट आरएनओआर। अब एचएफ का देख लेते हैं। Residential status of HF, since business of HF is transacted from Australia and nothing is mentioned regarding control management, it is assumed that control and management are also wholly outside India. HF is
नॉन रेजिडेंट फॉर प्रीवियस ईयर 23-24। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता, फोर मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता, 4 मार्क्स आपके खड़े। यस और नो? ठीक है, कर लोगे? हाँ तो ना बोल दो। चलो बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन देख ले, 16। HUF whose affairs of the business are completely controlled from India। completely, मैं कह रहा हूं भाई तुम इतना सा, अगर एक डिसीजन भी तुमने इंडिया से ले लिया ना, वो HUF क्या हो जाएगी? रेजिडेंट हो जाएगी। डिटरमाइन इट्स रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 इफ कर्ता इज ROR। अगर कर्ता ROR है तो मेरी HUF भी क्या हो जाएगी? ROR। मैंने क्या बोला था? शॉर्टकट है। बेसिक कंडीशन, अगर कर्ता का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है ना, तो फिर तो बेसिक कंडीशन 182 डेज 60/365 डेज वाली लूंगा। लेकिन अगर HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है तो बेसिक कंडीशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट लूंगा। एडिशनल कंडीशन में कर्ता के लिए सेम, तो जो कर्ता का रेजिडेंशियल स्टेटस आएगा ROR RNOR, सेम वही स्टेटस HUF का आएगा। शॉर्टकट लगा देना। इफ कर्ता इज नॉन रेजिडेंट इन द इंडिया बट ही सेटिस्फाई बोथ एडिशनल कंडीशन। आया हाय, बड़ा चटकीला है। वो कह रहा है यार सुन मेरी बात, उसका जो बेसिक कंडीशन है ना, बेसिक कर्ता की, उसमें तो वो नॉन रेजिडेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वो किसी साल में, मतलब 23-24 में, वो मान लो 50 डेज रहा है। ठीक है सर। इस कारणवश क्या हो गया वो समझना ध्यान से। चलो एक एक पॉइंट करके समझाऊंगा। इफ कर्ता इज RNOR, पहला केस, he would be resident in India and control management wholly outside India। पहला केस क्या कहता है? अगर कर्ता मेरा ROR है, अगर कर्ता मेरा ROR है, सब कुछ एक बार मैदान को साफ किया जाए, मैदान को साफ किया जाए। पहली बात तो ये कंप्लीटली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, दैट मींस जो मेरी HUF है वो मेरी रेजिडेंट तो है। अब मुझे ये देखना है वो ROR है कि वो RNOR है। HUF मेरी रेजिडेंट तो है। कैसे रेजिडेंट है? क्योंकि सारे डिसीजन कहां से लिए जा रहे बाबू? सारे डिसीजन कंप्लीटली कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, रेजिडेंट तो है। अब फर्दर आई विल चेक वेदर सच HUF इज ROR RNOR। इसके लिए क्या मुझे चेक करना पड़ेगा? सर इसके लिए आपको ना कर्ता का स्टेटस चेक करना पड़ेगा। केस मेरे सामने है 3, फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस। ध्यान से सुनना, ध्यान से, बड़ा मजेदार क्वेश्चन लगा यार मुझे तो ये। इफ कर्ता इज ROR इन इंडिया, ABC, मैदान साफ करके अच्छे से लिखा जाए, ABC। इफ कर्ता इज ROR, अगर कर्ता मेरा ROR है, समझना जी, इफ कर्ता इज ROR, कर्ता इज ROR तो HUF भी ROR, HUF is ROR in India as कर्ता would satisfy both additional condition। तो ए केस में क्या होगा? HUF भी मेरी क्या हो जाएगी? ROR। बी समझना, बी कितना शानदार पॉइंट उसने बोला है। अगर किसी को कॉन्सेप्ट समझ आया होगा ना, वो आप आसानी से आंसर देगा। क्या कह रहा है सुनो, बी वाली बात सुनना जी, बी वाली बात। इफ कर्ता इज नॉन रेजिडेंट, आया हाय हाय हाय, बेसिक कंडीशन में कर्ता ने सेटिस्फाई नहीं की इन इंडिया, बात समझना, बी वाले केस में, बी वाले केस में कर्ता जो है मेरा, कर्ता जो है मेरा वो नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, तो क्या मैं ये एज्यूम कर लूं कि अगली एडिशनल कंडीशन मुझे देखनी ही नहीं है? HUF के लिए भी नहीं। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है बट ही सेटिस्फाई बोथ एडिशनल कंडीशन। दैट मींस कर्ता के साथ क्या हुआ होगा? प्रीवियस ईयर, एक एजम्पशन ले रहे 23-24 में, मान लो हुआ होगा, वो इसमें रुका था 50 डेज। अगर वो प्रीवियस ईयर 23-24 में 50 दिन है तो बेसिक कंडीशन कर्ता सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इसलिए हो गया नॉन रेजिडेंट। ना 60 वाली कर पाया, ना 182 डेज वाली कर पाया। यस और नो?
हाँ सर, इसलिए हो गया नॉन रेजिडेंट। लेकिन वो क्या कहता है, बट सेटिस्फाई बोथ एडिशनल कंडीशन। लेकिन कर्ता का जो प्रीवियस ईयर 22-23 है ना, या ऑनवर्ड, पिछले 7 सालों में वो यहां भी 365 दिन था, वो यहां भी 365 दिन था, वो यहां भी 365 दिन था, मतलब टोटल मिला के 730 और मोर भी हो गया। और पिछले 10 सालों में किसी 2 साल में वो रेजिडेंट भी हो गया। मान लो पिछले 4 साल में वो 365 डेज था। दैट मींस एचयूएफ यहां पर क्या हो जाएगी, ROR, क्योंकि बेसिक कंडीशन कर्ता के लिए अलग है, एचयूएफ के लिए अलग है, तो हम दोनों का अलग अलग चेक करेंगे। लेकिन एडिशनल कंडीशन दोनों की सेटिस्फाई है। बेसिक कंडीशन में कर्ता ने सेटिस्फाई नहीं कर पाया, एचयूएफ ने सेटिस्फाई कर लिया। एचयूएफ रेजिडेंट है, कर्ता नॉन रेजिडेंट है। लेकिन उससे आगे स्टेप बढ़ना है। अगर खाली बात होती इंडिविजुअल की, मैं आगे बढ़ता ही नहीं, मैं कहता तूने फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं की तो मैं आगे चेक करूंगा ही नहीं। लेकिन साथ में क्या इंक्लूड थी, एचयूएफ, तो वो बोला एडिशनल कंडीशन भी चेक कर। क्यों, क्योंकि अब कर्ता तो ठीक है नॉन रेजिडेंट हो गया, लेकिन एचयूएफ का जो स्टेटस है एडिशनल कंडीशन वाला, वो डिपेंड करता है कर्ता पर। एचयूएफ ने तो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, उसका होली कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है, वो आर है, वो रेजिडेंट है। लेकिन ROR है, RNOR है, वो खुद से पता नहीं ले पाएगी, वो अपंग है, वो विकलांग है, वो पैरालाइज है इस मामले में। एचयूएफ वो नहीं कर पाएगी पता, तो उसके लिए उसको जाना पड़ेगा कर्ता के पास ही। तो कर्ता की एडिशनल कंडीशन चेक करो, एचयूएफ के लिए कर्ता सेटिस्फाई कर रहा है तो एचयूएफ अपने आप में ROR हो गई। HUF is, समझना, HUF is ROR in India as Karta is satisfying both additional conditions. Karta's residential status during relevant previous year, resident non-resident is irrelevant. भैया मेरे को उससे क्या मतलब है बेसिक कंडीशन से, मुझे तो एडिशनल कंडीशन चेक करनी है, क्योंकि HUF के लिए एडिशनल कंडीशन देखनी है। थर्ड, इफ कर्ता इज RNOR, अब कर्ता RNOR है तो वो भी RNOR हो जाएगा। ठीक है जी, बोलो एचयूएफ के बारे में जितना पढ़ा है समझ में आया कि नहीं आया? मैक्सिमम आपसे एचयूएफ तक जा सकता है रेजिडेंशियल स्टेटस में, जाने को वो कहीं तक भी जा सकता है, बट जो पास्ट रिकॉर्ड है वो यही कहता है। ठीक है, ठीक है सर। इससे आगे क्वेश्चन आ जाएंगे कंपनी के। चलो, समझ में आया? हाँ जी, यस और नो? हाँ सर। फर्म AOP BOI आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फॉर्म AOP BOI आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अगर कंट्रोल मैनेजमेंट सिचुएटेड होली और पार्शली इन इंडिया, रेजिडेंट, क्या मैं इनके लिए एडिशनल कंडीशन ROR चेक करूंगा? नेवर एवर, नेवर ROR RNOR, लिख लो बुक में। ये कभी भी ROR RNOR नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 इंसान ही ROR RNOR हो सकते हैं। वो है कौन? वो है इंडिविजुअल एंड HUF। यस और नो? यस सर। मीनिंग ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट, कंट्रोल मैनेजमेंट रेफर्स टू सेंट्रल कंट्रोल मैनेजमेंट एंड not day-to-day business activities by employees, servants or agents. Business may be done from outside India. हो सकता है आप बिजनेस आउटसाइड इंडिया में करते हो, लेकिन कंट्रोल मैनेजमेंट में भी विद इन इंडिया। कंट्रोल मैनेजमेंट सिचुएटेड एट प्लेस वेयर हेड एंड ब्रेन इज सिचुएटेड। दैट मींस जो उसके मेजर CEO CFOs जहां पर हैं, जहां से वो डिसीजन लेते हैं, वो हमें कंट्रोल मैनेजमेंट चेक करना है। फॉर्म AOP BOI लोकल अथॉरिटी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के केस में हेड एंड ब्रेन, CEO CFOs MD वगैरह। डे टू डे बिजनेस वाले में नहीं, कहां से माल खरीदना, किधर बेचना, क्या करना, ये डे टू डे एक्टिविटी, ये डजंट मैटर इन कंट्रोल मैनेजमेंट AOP BOI आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के केस में। कंट्रोल मैनेजमेंट वेयर कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग पावर वर्क्स। कंट्रोल डायरेक्टिंग पावर किसके पास है? CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर्स। ठीक है, चलो। कंपनी के केस में एक कंपनी शैल बी रेजिडेंट इन इंडिया। कंपनी रेजिडेंट कब होगी? इसको छोड़ दो, दिमाग इधर देखो, सोचेंगे ना यार, इसीलिए तो फीस दी, इसीलिए तो ट्यूशन क्लास में आए। कंपनी रेजिडेंट कब होगी? सिंपल सी बात है, जो भी कंपनी इंडिया में बनी होगी वो रेजिडेंट होगी, वो रेजिडेंट होगी। सर फिर HUF आपने ऐसे क्यों नहीं बोला? पार्टनरशिप फर्म आपने ऐसे क्यों नहीं बोला कि जो इंडिया में बन गई वही होगी? उसमें तो आपने सिर्फ कंट्रोल मैनेजमेंट, HUF में भी सिर्फ कंट्रोल मैनेजमेंट बोला था।
क्योंकि मेरे दोस्त एचयूएफ का कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पूरे वर्ल्ड में हो, वो इंडिया में है इसलिए वहां पर कंट्रोल मैनेजमेंट। कंपनीज पूरे वर्ल्ड में बनती हैं, तो जो इंडिया में कंपनी बनेगी वो डोमेस्टिक कंपनी ही रहेगी, इंडियन कंपनी दैट मींस द कंपनी व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 और कंपनीज एक्ट 2013। इस टाइम पर आप पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013, उससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 होता था जो हम लोगों ने पढ़ा था। और इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट, एक इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट होगी। दूसरा, अगर कोई फॉरेन कंपनी है अदर देन इंडियन कंपनी, मतलब फॉरेन कंपनी, अगर उसका पोयम इंडिया में है, अगर उसका पोयम इंडिया में, कवि कविता से क्या कहना चाहता है, इस कविता से, पोयम वाली कविता से कवि क्या कहना चाहता है, पोयम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। आपको यह देखना है कि जो हम डिसीजंस ले रहे हैं वो कहां के लिए ले रहे हैं, बात समझना दोस्त। डिसीजन कहां लिया जा रहा है यह ज्यादा जरूरी है। डिसीजन कहां लिया जा रहा है यह ज्यादा जरूरी, कहां के लिए लिया जा रहा है यह ज्यादा जरूरी नहीं है। लिख लो, डिसीजन कहां के लिए लिया जा रहा है यह ज्यादा जरूरी नहीं है, डिसीजन कहां लिया जा रहा है यह ज्यादा जरूरी। पोयम हिंदी में मैंने बता दिया, ए प्लेस, पोयम का मतलब क्या है, ए प्लेस वेयर key management and commercial decisions necessary for conduct of the business of entity are substantially made। एक बात बताऊं, आपके लेवल पर ये एक्चुअल में सीए फाइनल में डिफाइन होता है, परमानेंट एस्टेब्लिश होती थी, पीई जो बोलते हैं, रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे और वो रिपीटर होंगे बैठे होंगे तो उनको पता होगा, पीई मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, इससे पहले पीई होता था परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, फिर पोयम का कॉन्सेप्ट आया। तो पोयम समझना, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, वो प्लेस जहां पर इफेक्टिवली मैनेजमेंट डिसीजन ले रही है, कहां के लिए ले रही है ये मैटर नहीं करता, कहां बैठ कर डिसीजन लिए जा रहे हैं ये मैटर करता है। तो वो अगर आपका क्वेश्चन में पूछेगा पोयम इंडिया में है आउट ऑफ इंडिया, इतना ही पूछता है, वो राम कहानी नहीं गाता आगे, ठीक है, वो चेक करना है और आंसर हमें दे देना है। यहां पर आपका खत्म होता है कौन सा टॉपिक, रेजिडेंशियल स्टेटस। लेकिन कंपनी का भी एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जिसका तुम्हें, ABC Limited is registered in India. All the meetings of board of director of ABC Limited were held in China during the previous year to determine the residential status of ABC. ABC Limited Indian company always resident। मैंने बोला अगर आप इंडियन कंपनी हो तो आप हमेशा रेजिडेंट होंगे। वो बरगलाएगा आपको, वो घुमाएगा आपके दिमाग को, पता है क्या बोलेगा, अरे एबीसी कंपनी इज इंडियन कंपनी, इंडिया में रजिस्टर्ड है, लेकिन उसकी जो सारी चीजें हैं वो आउट ऑफ इंडिया होती है। वो स्पेसिफिकली लिख देगा, पता है क्या लिखेगा, वो लिखेगा पोयम चाइना में होती है, पोयम यूके, यूएस, कनाडा यहां पर होती है। आप क्या देखो, अरे सर ने बोला था पोयम अगर आउट ऑफ इंडिया है तो कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है ही नहीं, वो तो फॉरेन कंपनी। ना 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 ना, अगर इंडियन कंपनी की पोयम आउटसाइड इंडिया हो रही है बिल्कुल नहीं वो करना, क्योंकि मैंने भाई आपको क्या बोला था, मैंने आपको क्या बोला था, अगर कोई कंपनी इफ एन इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट डजंट मैटर पोयम इंडिया में हो आउटसाइड इंडिया हो। हाँ, पोयम चेक किसकी करनी है, अदर देन इंडियन कंपनी की पोयम चेक करनी। ऑलवेज चेक पोयम फॉर फॉरेन कंपनी, दैट मींस अदर देन इंडियन कंपनी। ठीक है, देखो कितना छोटा सा, उसने कितना छोटा सा क्वेश्चन पूछा आपसे और एकदम चकरा जाता है बंदा, कंफ्यूज्ड। हाँ जी, ABC Limited, a Swedish company headquartered in Stockholm, not having a permanent establishment in India. That means poem ही समझो इस बात को, पहले PE होता था अब poem होने लग गया। Had set up a licensing office in Mumbai 2023 में अप्रैल, in compliance with RBI guidelines to look after its day-to-day business operations. Remember, day-to-day business operations. Spread awareness about the company product, explore further opportunities. The license office taken decision relating to day-to-day routine operation, perform support function. They are preparatory and auxiliary in nature, मतलब साथ वाली services.
द सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन आर हाउएवर इन सब्सटेंस मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट स्वीडन। पोएम कहाँ है? स्वीडन में। पोएम इंडिया में नहीं है, बाहर की कंपनी है। डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस, बताओ जी, जल्दी बताओ इसका क्या होगा रेजिडेंशियल स्टेटस, फटाफट मुझे बताओ, फटाफट मुझे बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। मैंने पूरा जब क्वेश्चन पढ़ा मैंने आपको तुरंत आंसर बता दिया था। इसमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाई हो। आप सर एक बार दोबारा समझा दो, जल्दी समझा दो सर। मैंने क्या बोला था? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। आ जाओ। अगर कोई इंडियन कंपनी है हमेशा रेजिडेंट होगी, डजेंट मैटर उसकी पोएम कहां है। आपको जो पोएम चेक करनी है वो फॉरेन कंपनी की चेक करनी है। फॉरेन कंपनी की पोएम इस वाले क्वेश्चन में हम चेक करने गए। उसने बोला डे टू डे ऑपरेशंस, ऑक्सिलरी, पता नहीं क्या क्या वर्ड बोल दिया। मैं कह रहा हूं पूरी राम कहानी बकवास है। लाइन, लास्ट की लाइन देखो ना, लास्ट की लाइन देख मेरे लाल क्या कह रहा है। द सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट कमर्शियल डिसीजन आर हाउएवर इन सब्सटेंस मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट स्वीडन। बस इतनी सी लाइन थी पकड़ने वाली। बच्चा देख के घबरा जाता, अरे 2 नंबर में इतना बड़ा पूछ लिया, पता नहीं क्या पूछा होगा मुझसे। आंसर जब भी लिखो किसी भी क्वेश्चन का, डिपेंड्स कि उसके मार्क्स कितने हैं। मैं अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछ रहा हूं, इसका 2 लाइन से बड़ा आंसर नहीं लिखने का कभी भी, 2 या 3 लाइन से बड़ा। क्यों सर? क्योंकि क्या लिखोगे? लो, ये इतना बड़ा आंसर लिखोगे क्या? मान लो मैंने 2 नंबर का पूछा है, इतना बड़ा आंसर लिखोगे? नहीं। ये आंसर आपका बनता है 6 मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए, या फिर 4 मार्क्स के लिए। कह सकते हो कि 4 मार्क्स के लिए चलो मैं लिख दूंगा एक बार के लिए, इसमें से भी कट शॉर्ट करेंगे। हाँ जी, फटाफट इधर देखो क्या आंसर आएगा इसका। सर इसकी पोएम आउटसाइड इंडिया है, फॉरेन कंपनी है। हम सर आपने तो पहले ही बताया था, पहले ही बताया था आपने कि पोएम क्या है? ए प्लेस वेयर की मैनेजमेंट कमर्शियल डिसीजन नेसेसरी फॉर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ एंटिटी आर सब्सटेंशियली मेड। वही बात तो इसमें लिखी है। एज पर सेक्शन 63 ए कंपनी वुड बी रेजिडेंट इन इंडिया, अगर वो इंडियन कंपनी है या फिर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट उसका इंडिया में है। इन द गिवन केस एबीसी फॉरेन कंपनी, पोएम इंडिया में है। ओनली अगर उसकी पोएम इंडिया में है। लेकिन वो कहता क्या? पोएम मींस ए प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन दैट आर नेसेसरी। वही बात इसने लिख दी जो मैंने अभी आपको पढ़ाई, यही सेम लाइन इसने यहां चेप दी। ठीक है सर। इन केस ऑफ एबीसी लिमिटेड, इन केस ऑफ एबीसी लिमिटेड, इन केस ऑफ एबीसी लिमिटेड, its place of effective management for previous year 23-24 is not in India since significant management commercial decision are substance made by the board of director in Sweden. ABC Limited only licensing office, licensing office खोलते रहो। इसने कब बोला कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट? सिर्फ मैंने एक लाइजनिंग ऑफिस खोल दिया। लाइजनिंग ऑफिस का मतलब क्या है? आप लोग अगर कभी लक्ष्मी नगर गए होंगे तो आपने वहां पर टैक्स टारगेट क्लासेस का एक ऑफिस देखा होगा। दैट डजंट मीन कि मेरा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वहां पर सिर्फ वो ऑफिस किस लिए खोला गया? ताकि बच्चा आए अगर क्वेरीज के लिए कि सर क्लासें कहां होंगी, कैसे होंगी, कहां से बुक्स मिलेंगी, कहां से नहीं मिलेंगी, वो वहां पर सिर्फ सपोर्ट सर्विसेज दे सके, ऑक्सिलरी सर्विस, साथ में सपोर्टिंग सर्विसेज दे सके। क्या वहां पर मेरा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, वहां पर मैं बैठता हूं? नहीं। क्या वहां पर मेरी क्लासें रन होती है? नहीं। वहां पर सिर्फ वो स्टूडेंट सपोर्ट के लिए। यही बात इस क्वेश्चन में थी कि वो सिर्फ और सिर्फ लाइजनिंग ऑफिस है। Look after its routine day-to-day business operations. It cannot said to be a poem in India just because licensing office in India. आगे वही कहानी दी हुई है, since its place of effective management outside India. हाँ जी, होमवर्क 19 HW लिख लो, साथ में ही लिख लो। 19 आपके लिए होमवर्क है। उससे पहले कि तो मैंने करवाई दी, फिर स्कोप ऑफ टोटल इनकम के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं इसके बाद, जो हम आज देखेंगे। एक बात याद रखना दोस्त मेरी, आज तक जितनी भी क्लासें हुई हैं 4 से 5,
जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, हमेशा याद रखना कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है। दैट मीन्स मैं ये बिल्कुल नहीं सुनूंगा कि सर मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बन पाया। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, देखो बिल्कुल 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 गलत नहीं है कि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन पाया। मैंने आपको पढ़ा दिया और आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाया, दैट डजंट मीन कि आप गलत हो सकता है आपको वो कॉन्सेप्ट ना समझ आया हो, या फिर आपको वो कम समझ आया हो, या फिर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया था बट उसकी जगह आपने दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया। जैसे मैंने कल 2 अमेंडमेंट बताई थी, पहले वाली दूसरे वाली लुक लाइक सिमिलर थी, जल्दबाजी में आपने पहले वाली अमेंडमेंट की जगह डीम्ड रेजिडेंट वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया। आपने ये देखा कि वहां पर वो लाइन नहीं है कि नॉट लाइबल टू टैक्स एनी अदर कंट्री, वो पढ़ाई नहीं आपने, वो भूल गए। आपने देखा, अरे आप कंफ्यूज हो गए, हो सकता है आपसे मिस्टेक हो जाए, हो सकता है आप नर्वस हो जाओ, बट इन सब का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ देन डू योर होमवर्क। कल मैंने 14 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, 3 क्वेश्चन मैंने आज आके क्लास में करवा दिए। आज मैंने आपको फिर एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया, वो आपका करना फर्ज है। जितने क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए सरसरी निगाह से जाके घर आपको देखने हैं। जितने भी होमवर्क दूं, जितना भी सॉल्यूशन दूं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूं, जितना भी मैं तुम्हें मटेरियल देता रहूं, प्लीज उसको खुद हाथ से बैठकर सॉल्व करना, क्योंकि यही वो टाइम है जहां पर आप सारे क्वेश्चन हाथ से सॉल्व कर सकते हो। मार्च महीने में, अप्रैल महीने में आप हाथ से सॉल्व नहीं कर पाओगे, भूल जाना, आप उस महीने में हाथ से सॉल्व करोगे। उस महीने में सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जो हाथ से सॉल्व करोगे। मार्च या अप्रैल महीना ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन बैंक उठाया और एक एक क्वेश्चन फटाफट हाथ से निकाल रहे हो, नहीं, वो ये महीना है एक्चुअल में, या फैब मंथ है। मार्च में इसमें से आधे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अप्रैल में तो बिल्कुल एकदम देखना है ऊपर ऊपर से, क्योंकि आपने 2-3 बार हाथ से सॉल्व कर दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शुरू कर दिए। याद रखना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अभी तक कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो छोड़ दिया हो मैंने, या आपको नहीं पढ़ाया हो, या मैंने कम शिद्दत के साथ पढ़ाया हो। सारे एकदम जी जान लगाकर पढ़ाएं, आपकी समझ में आने ही चाहिए। मैं कह रहा हूं कंपल्शन है, वो आने ही चाहिए। फिर भी 1% नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर कि सर मेरे को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया था, आप जरा एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है जी, चलो चलो बहुत बढ़िया। अब हम अपना इस चैप्टर का सेकंड पार्ट देखते हैं, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम, बुक निकालो फटाफट। बुक आपके पास है? हाँ जी, बुक मेरे पास तो आ ही चुकी है ऑलरेडी, मेरे पास खुली रहती है हमेशा। आप भी अपने पास अपनी बुक खोल के रखा करो हमेशा। ठीक है सर, हमने भी अपनी बुक खोल ली। चलो जी, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ताकि आपकी और मेरी ट्यूनिंग एक साथ बनी रहे। ठीक है सर, बुक में अगर कोई भी कमी है, मेरे पढ़ाने में कोई कमी लग रही है, या फिर आपको लगता है कि सर ऐसे इंप्रूवमेंट हो सकती है स्टूडेंट पार्ट पर, वो आपको ज्यादा बेटर पता होगा। मैं डेली ये कोशिश करता हूं कि मैं इंप्रूवमेंट जरूर करूं। मेरे किसी खास आदमी ने मुझसे पूछा कि यार बुक इस बार की तुमने बिल्कुल चेंज कर दी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल चेंज कर दी। पिछले अटेम्प्ट तक, नवंबर 2023 तक मेरे नोट्स अलग थे, आप जाके यूट्यूब पर देख सकते हैं। उसने कहा फिर बुक आ गई? मैंने कहा हाँ आ गई। प्रिंट होके आ गई? हाँ। मैंने कहा आ गई। कह रहा पढ़ी? मैंने कहा हाँ पढ़ी। कह रहा फिर अब तो खुश होगा, अब तो सेटिस्फैक्शन होगी? मैंने कहा नहीं। कह रहा क्या बात कर रहा है यार, और क्या चाहिए? कह रहा स्टूडेंट से इतना प्यार मिला, उसने पढ़ा, कहीं कमेंट पढ़े, फीडबैक देखा, वो भी सीए ही है। तो मैंने कहा यार बात ऐसी है, अभी भी मेरे को ऐसा लगता है मैं इस बुक को और अच्छी बनाऊंगा, और तगड़ी बनाऊंगा। करूंगा क्या, कैसे करूंगा वो मुझे भी नहीं पता, बट अभी भी मेरा मन नहीं भरा है। जब तक मन नहीं, सेटिस्फैक्शन नहीं आती ना, दैट मींस आप उस पाथ पर हो जिस पाथ पर तुम्हें होना चाहिए जिंदगी में। अगर मैं बाई चांस टैक्स ऑडिट करता हूं, अब बात समझना, टैक्स ऑडिट जब प्रैक्टिस का टाइम सितंबर महीना होता है, उस टाइम पे हम टैक्स ऑडिट करते हैं। हाँ सर, दिसंबर महीने में जीएसटी ऑडिट करते हैं। ठीक है सर, उस टाइम पर उतना सेटिस्फैक्शन लेवल कभी नहीं आता कि मैं यार इस टैक्स ऑडिट को और अच्छी तरह कर सकता हूं ना। ठीक है, डॉक्यूमेंट आए, जो मैंने आर्टिकलशिप में सीखा वही चीजें मैंने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, प्रैक्टिकली जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए उसके बाद कुछ और चीजें सीखी, वो और इनकॉर्पोरेट करते रहे। दैट मींस मैं अपने से हाथ पैर नहीं मारता हूं, जो आ गया मोस्ट वेलकम, उसको और अच्छे से मैंने कर दिया।
सीपी आवर्स में गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के होते हैं, वहां पर पढ़ा, नॉलेज मिली, मैंने अप्लाई कर दी। लेकिन इस बुक्स के साथ और आपको टीच करने में मैं खुद से एफर्ट डालता हूं, तब मुझे लगता है यार हाँ मैं सही ट्रैक पर हूं, जिंदगी में जो मैंने सोचा था वो मैं सही कर रहा हूं, क्योंकि सेटिस्फैक्शन आ ही नहीं रहा है, मैं खुश होता ही नहीं हूं आपको पढ़ा के। मुझे लगता है मैं और अच्छे तरीके से बता सकता हूं आपको, और सुंदर एग्जाम्पल दे सकता हूं, और मैं इस कठिन बात को, इस डिफिकल्ट बात को, इस जटिल बात को मैं और आसान शब्दों में एक माला बना के आपके गले में डाल सकता हूं, ताकि वो आपके गले में लास्ट तक रहे। टैक्स है भाई, टैक्स है, पीछा नहीं छोड़ता धीरे से। तो ये आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। जब ये आपके अंदर आ जाता है ना, कई बार बच्चे कहते हैं सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बच्चे मतलब पास होने के बाद कहते सर पर लेकिन ना मेरा जो मेन फोकस रहता है मुझे कंप्यूटर चलाने में सर जो मजा आता है, आईटी का कोई काम करा लो। मैंने उसको कहा सुन तू चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, तूने कुछ अचीव किया जिंदगी में, ठीक है अच्छी बात है, खुश हो, तूने हार्डवर्क किया, कुछ अचीव किया तूने, एक नॉर्मल इंसान से तू एक स्पेशल इंसान है इस टाइम पे। बट तेरा जो असली पैशन है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं है दोस्त, तेरा आईटी सेक्टर पैशन है। अगर तुझे इतनी भूख है ना, तेरे अंदर लगता है कि तू इस कंप्यूटर को और अच्छे से डिजाइन कर सकता है, इस सॉफ्टवेयर को और अच्छे से डिजाइन कर सकता है, ठीक है तूने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की नॉलेज दी, तो अपना एक टैक्स का सॉफ्टवेयर ऐसा बना देना ताकि जितने भी कंप्यूटेक्स है, जीनियस सॉफ्टवेयर है, जितने भी टैक्स के प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर है वो सारे फेल हो जाए, तेरा सॉफ्टवेयर चले। चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्लस बिजनेस की सारी नॉलेज होगी। आपने सीए कर ली, इसका ये बिल्कुल 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 मतलब नहीं है कि आप सिर्फ जॉब में जाएंगे या प्रैक्टिस में जाएंगे। इसका मतलब ये है आपके पास कुछ स्पेशल नॉलेज होगी, अब आप इसके बलबूते कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपने कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश की तो आपकी बात को तवज्जो दी जाएगी। फॉर टेक एन एग्जांपल, मैं कहीं पर इंटरव्यू देने गया, कहां पर इंटरव्यू देने गया, एज ए न्यूज एंकर इंटरव्यू देने गया, या फिर किसी एक्टिंग क्लास में इंटरव्यू देने गया, 10 बच्चे सामने बैठे हैं। अगर इंटरव्यूअर ने न्यूज एंकरिंग के लिए, कहीं पर भी न्यूज शो के लिए, या फिर डांस क्लास के लिए, डांस टीचर बनने के लिए, या फिर अपना एक्टिंग के लिए, मॉडलिंग के लिए मैं गया, अगर वो सबसे 10 बच्चों से ये पूछता हाँ जी ऑक्यूपेशन क्या करते हो, क्या करते हो, क्या करते हो, और मैंने कहा आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मुझे नहीं लगता उस 10 में मैंने अपने आप को अलग से हाईलाइट कर दिया। अब मेरी बात को तवज्जो जरूर दी जाएगी। अगर उनको 100% सिखाया जाएगा तो मुझे जरूर 101% सिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि सामने वाला भी बेवकूफ नहीं है, उसको पता है अगर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है दैट मींस इतने इतना हार्डवर्क कर रखा है जिंदगी में, ये हार्डवर्क करके इस चीज को भी अचीव कर लेगा। ही नो, शी नो हाउ यू विल अचीव योर गोल। अदर इंसान से आपको स्पेशल बनाते, तो इसलिए मैं कहता हूं जो भी आपका मन करे। तो ये बुक की बात भी सेम मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मैंने कहा नहीं अभी सेटिस्फैक्शन लेवल आया नहीं। आप लोगों को लगता होगा सर बुक इतनी अच्छी तो बन गई और क्या अच्छा बन सकता, इसमें बहुत इंप्रूवमेंट हो सकती है। अभी तो मैंने पता नहीं क्या क्या सोचा इस बुक को और अच्छे लेवल पर लेके जाने के लिए। ठीक है चलो, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, तो जो अभी तक हमने पढ़ा रेजिडेंशियल स्टेटस, उसी को हमें आगे अप्लाई करना है। ये सेकंड पार्ट है चैप्टर का। दैट मींस हमने आपको बताया था कल, आपको एक बात बतलाई थी, क्या बतलाई थी सर, पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया। इस चैप्टर में आप सेक्शन पढ़ेंगे 5, 6, 7, 8, 9। हाँ सर, सेक्शन 5, सेक्शन 8, सेक्शन 9। रेजिडेंशियल स्टेटस, सैलरी, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ये मेरा खत्म हो चुका है। अब आप सेक्शन 5 के साथ आ गए, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता है भाई तूने आज तक जो भी पढ़ा अब उसकी अप्लाई कर दे उस चीज को। मतलब अब मुझे बता दे कि इस बंदे की कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्स होंगी। तू रेजिडेंट है तो तेरी ये इनकम इंडिया में टैक्स करते, तू नॉन रेजिडेंट है तेरी ये इनकम इंडिया में टैक्स करेंगे, तू आरओआर है तेरी ये इनकम इंडिया में टैक्स करेंगे, तू आरएनओआर है तेरी ये इनकम इंडिया में टैक्स करेंगे। दैट्स व्हाई कॉल्ड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। जो टोटल इनकम है उसका स्कोप क्या है, कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्स होंगी, कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्स होंगी, दैट्स व्हाई कॉल्ड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, ठीक है सर। इस चैप्टर में एक जो बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है,
एक बात हमेशा ध्यान रख लेना दोस्त, अगर कोई भी ऐसी इनकम है, अगर कोई भी ऐसी इनकम है जिसका इंडिया से नाता है, इंडिया से कुछ लेना देना है, वो सारी की सारी आपको इंडिया में टैक्स करनी है। मतलब जितनी भी इनकम आप इंडिया से कमाओगे, या इंडिया से कमाओगे मतलब इंडिया की धरती से कमाओगे, या इंडिया के रिसोर्सेज से कमाओगे, दैट मींस इंडिया की शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके, बाहर बैठे बैठे इन्वेस्ट कर रहे हो, इंडिया में कुछ माल भेजकर, कुछ भी तरह का, वो सारा इंडिया में टैक्स होगा, चाहे तू रेजिडेंट है, चाहे नॉन रेजिडेंट है, चाहे ROR है, चाहे RNOR, चाहे तेरा रेजिडेंशियल स्टेटस कुछ भी है। अगर किसी भी इनकम से इंडिया का लेना देना हुआ, तुझे उस पर इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ तुझे उसी इनकम पर टैक्स देना है जो रेलिवेंट है उस साल के लिए इंडिया से। दैट मींस आपका मान लो 50 करोड़ का टर्नओवर है, उसमें से सिर्फ 5 करोड़ की इनकम इंडिया से रेलिवेंट है, तो सिर्फ 5 करोड़ पर ही टैक्स देना है। दैट मींस जितना इंडिया से रेलिवेंट पोर्शन है सिर्फ उसी पर देना है, सारे पर इंडिया में टैक्स नहीं देना है। टिकटॉक 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 चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। वही वाला एग्जाम, जो टिकटॉक एक ऐप होती थी, हाँ सर एक ऐप होती थी, उसका रेवेन्यू हो सकता है 500 करोड़ हो, लेकिन इंडिया से अगर उसका रेवेन्यू 2 करोड़ का है, 5 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, तो सिर्फ इंडिया में टैक्स 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ ही होगा, बाकी सारा रेवेन्यू इंडिया में टैक्स नहीं करना। इस चैप्टर का जो बेस है वो यही है। अगर इस बात को आप समझ गए, चैप्टर खत्म, कुछ भी नहीं था इस चैप्टर में। और बच्चों के जो डाउट आएंगे ना, सर मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है जब ये बताता है ना रेजिडेंशियल NR है, उसकी ये इनकम टैक्स हो, भाई तू रटेगा ना जब तक, तब तक तू ऐसे ही कंफ्यूज रहेगा। NR की ये, ROR की ये, इसकी ये, 10 ले ली इनकम, अगर उसने 11वीं इनकम बना के दे दी फिर क्या करोगे, 12वीं इनकम बना के दे दी फिर क्या करोगे, आंसर सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने रेजिडेंशियल स्टेटस पर टाइम लगाया, आपका बेस स्ट्रॉन्ग किया। अब ये चैप्टर मक्खन की तरह निकल जाएगा, मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, ROR की ये इनकम टैक्स कर देना, इसकी ये कर देना, इसकी ये कर देना, इसकी ये कर देना, लॉजिकली समझाऊंगा हर चीज, तब जाकर आपका ये चैप्टर आसानी से होगा और 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली कल इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे, ठीक है? ठीक है सर, या परसों भी हो सकता है, लेकिन दोस्त करेंगे आसानी से। ये मत बोलना कि सर मेरी तो क्लास करवा दो सर जल्दी से ना, मैं चाहता हूं ना 20 फरवरी तक ना मेरी सारी क्लास हो जाए। भाई तेरी क्लास 15 फरवरी तक भी खत्म कर दूंगा, लेकिन फायदा क्या, तूने तो ये 15 दिन और वेस्ट कर दिए फैब के। अगर तू इन्वेस्ट कर रहा है तो अच्छे से कर, बेस स्ट्रॉन्ग कर ले, मार्च अप्रैल में खुद प्रैक्टिस करके तू खुद से सॉल्व कर लेगा सारी चीजें। मैं लेट नहीं करूंगा क्लासे, ये मत सोचना सर आप तो मार्च तक खरीदो ना, फैब में ही सारी क्लासें खत्म हो जाएंगी। बट मेरे कहने का पर्पस ये है, अगर तू इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी शिद्दत कर रहा है, अगर मैंने 1-2 क्लास एक्स्ट्रा ले ली, मैं फिर कह रहा हूं मैं लूंगा नहीं, मैं लूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं लूंगा, लेकिन मैं समझा रहा हूं कि बाई चांस मैं किसी टॉपिक में पढ़ाते पढ़ाते तो मैं और अच्छे से पढ़ा दिया, मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, मैंने 2 घंटे एक्स्ट्रा लगा दी, उसकी वजह से 1 क्लास एक्स्ट्रा हो गई मेरी। अब मेरी तो गलती नहीं है यार, मैंने तुम्हारे साथ तो कुछ गलत नहीं किया, मैंने ऑनेस्टी दिखाई तुम्हारे साथ, फीस तो मैंने जितनी ले ली, जितने दिन की ले ली उतनी लेनी थी वो मैंने ले ली, लेकिन मैं तो तुम्हें एक्स्ट्रा दे रहा हूं, मैंने कोई टाइम पास किया तो मेरी गलती है। बट ये सोचा करो, अगर टीचर पढ़ा रहा, कोई भी टीचर हुआ, मैं अपनी नहीं कह रहा, मैं हर टीचर की बात कर रहा हूं, अगर वो तुम्हें कुछ वैल्यू एडिशन दे रहा है, 2-4 क्लास ऊपर नीचे भी होगी, कोई जग प्रलय नहीं हो जाएगी, संसार खत्म नहीं हो रहा है। ये मत बोलो अरे सर आपने तो 5 अप्रैल तक बोला था, हमारी क्लासेस 10 अप्रैल तक चला दी, मेरे 5 दिन खराब कर दिए। नहीं, तूने तीर चलाना है ना, तू 5 अप्रैल के बाद भी चला लेगा, और तूने नहीं चलाना ना, वो अगले 5 दिन में कुछ अलग नहीं उखड़ेगा। लेकिन तुमने, टीचर ने तुम्हें समझाया बहुत तरीके, अच्छे तरीके से, ठीक है? स्कोप ऑफ टोटल इनकम, स्कोप ऑफ टोटल इनकम का बेस मैंने समझा दिया, बात समझना जी। स्कोप ऑफ टोटल इनकम चैप्टर क्या है, नोट्स निकाल लो, आज की डेट डाल लो और आगे बढ़ते हैं। आपके पास 2 तरह की इनकम हो सकती है, अभी तक आपको नॉलेज हो गई होगी। हाँ जी, यस और नो? हाँ सर मेरे पास 2 तरह की इनकम हो सकती है। कौन कौन सी इनकम हो सकती है? 2 तरह की इनकम में आपके पास
हो सकता है, आपके पास हो सकता है क्या? हाँ, इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम। हाँ सर, हो सकता है मेरे पास इंडियन इनकम हो, फॉरेन इनकम। बस दो तरह की इनकम का ही झगड़ा है। अगर आपकी इंडियन इनकम है तो इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी हो, आप चाहे कितने बड़े तुर्रम खा हो। तुर्रम खा मतलब अगर आपकी इंडियन इनकम है, चाहे आप रेजिडेंट हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, चाहे आर ओ आर हो, चाहे आर एन ओ आर हो, यू हैव टू पे टैक्स। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। अगर इंडियन इनकम है आपको टैक्स देना पड़ेगा। मुझे नहीं पता, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट चल रही है, कुछ बच्चे कुछ वेबसाइट विजिट करते हैं, हाँ वही वाली, बिल्कुल सही पकड़े। कुछ आप वेबसाइट विजिट करते हैं, हाँ सर, उन पर आप अलग अलग तरह के ऐड देखते होंगे, हाँ सर देखते हैं। जब आप उन पर अलग अलग तरह के ऐड देखते हैं तो आपको नहीं पता वो ऐड कहां से रन हो रहा है। दैट मीन्स वो हो सकता कोई यूएस में लड़का बैठा है 18-19 साल का, उसने वो ऐड इंडिया में रन कराया। आपने देखा भाई मेरे को ये गेमिंग ऐप का ऐड था, आपने वो इंस्टॉल कर ली, उसका रेवेन्यू जनरेट हुआ। वो लड़का यूएस का, यूके का, कभी इंडिया आया नहीं आया, लेकिन उसका एड रन कहां पर हुआ? इंडिया में हुआ। इंडिया से पैसा उसको रिसीव हुआ, उसकी क्या इनकम हुई? इंडियन इनकम। चाहे तूने कभी इंडिया में आके ताजमहल देखा ना देखा, इंडिया की सरजमी पर पैर रखा ना रखा, तुझे टैक्स देना पड़ेगा। तुझे टैक्स देना पड़ेगा, यू हैव टू पे टैक्स, चाहे तू रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट है। इंडियन इनकम है, इंडिया से पैसा कमाया, यू हैव टू पे टैक्स, पहली बात। ठीक है, फॉरेन इनकम है, बात समझना। अगर फॉरेन इनकम है, अगर तेरा स्टेटस है आर ओ आर, दैट मीन्स यू हैव टू पे टैक्स, यू हैव टू पे टैक्स। मतलब आर ओ आर मतलब पूर्णतः भारतीय। तुम पर मेरा पूरा हक है, तुम चाहे इंडिया में कमाओ चाहे इंडिया से बाहर कमाओ, अगर तुम्हारा रेजिडेंशियल स्टेटस आर ओ आर है, दैट मीन्स तुम इंडिया में 182 डेज से ज्यादा रहे हो, 60/365 डेज या उससे ज्यादा रहे हो, 730 डेज या उससे ज्यादा रहे हो, और पिछले 10 साल में किसी 2 साल में आप रेजिडेंट थे, दैट मीन्स तुमने पूरा हिंदुस्तान का खून चूसा है। तो अब हम तुम्हारा खून चूसेंगे, चाहे तुम यूएस में जाके पैसा कमाओ, यूके में जाके पैसा कमाओ, बेशक बोलो ये पैसा तो मैंने आउट ऑफ इंडिया कमाया, बट फिर भी हम तुमसे टैक्स लेंगे। बात निकल कर क्या आई? बात निकल कर ये आई, कोई समझने वाला होगा वो समझ गया होगा, कोई समझने वाला होगा वो समझ गया होगा, कोई समझने वाला होगा वो समझ गया होगा, कोई समझने वाला होगा वो समझ गया होगा। क्या समझ गया होगा? कि अगर इंडियन इनकम है तो चाहे तुम्हारा रेजिडेंशियल स्टेटस कुछ भी हो, तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। या फिर अगर तुम आर ओ आर हो, चाहे तुम्हारी इनकम कोई भी हो, तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। जहां जहां इंडिया का रिलेशन होगा पूर्णतः, वहां वहां तुमसे टैक्स लिया जाएगा। लिखने की नहीं कोई जरूरत नहीं, सारा लिख पाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। इंडियन इनकम होगी, यू हैव टू पे टैक्स, चाहे आप कोई भी हो। और अगर आप आर ओ आर हो, यू हैव टू पे टैक्स, चाहे आपने इंडिया से पैसा कमाया चाहे आपने आउट ऑफ इंडिया पैसा कमाया। दो इनकम होगी, एक होगी फॉरेन इनकम, दैट मीन्स नॉट इंडियन इनकम, इनकम which is not an Indian income। हाँ जी, फॉरेन इनकम मीन्स इनकम which is not an Indian income। हाँ सर, सही कहा सर आपने। डोमेस्टिक कंपनी कौन? जो फॉरेन कंपनी नहीं है। फॉरेन कंपनी कौन? जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है। फिर जाके हम डोमेस्टिक कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेम यहाँ पर है। फॉरेन इनकम कौन? जो इंडियन इनकम नहीं है। इंडियन इनकम कौन? अब आप देखेंगे इंडियन इनकम कौन, अब आप देखेंगे इंडियन इनकम कौन, इंडियन इनकम कौन, इंडियन इनकम। इंडियन इनकम मेजरली 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है।
सर क्या, अभी तक आपने शायद ऐसा नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, जो आप इनकम इंडिया में रिसीव करेंगे वो आपकी इंडियन इनकम होगी, यस और नो? हाँ सर, रिसीव्ड इन इंडिया इंडियन इनकम, डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया, इंडियन इनकम होगी। हाँ सर, accrued or arise in India, received in India, deemed to received in India, income accrue or arise in India, received नहीं, accrue और arise का मतलब आपको रिसीव नहीं हुई लेकिन एक्रू हो गई है, आपका राइट बनता है वो इनकम लेने का, या अराइज हो गई है, आपने रिसीव नहीं किया, आपकी अराइज होके आप कभी भी ले सकते हो। रिसीव्ड का मतलब आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा आ चुका है। डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया है लेकिन आप कह रहे हो ये इंडियन इनकम नहीं है, हम कह रहे हैं जबरदस्ती ये इंडियन इनकम है। इसके 4 पार्ट्स स्पेसिफिकली इन्होंने बोल रखा है, स्पेसिफिकली इन्होंने बोल रखा है 4 पार्ट्स हैं इसके। और इनकम डीम्ड टू accrued or arise in India, मतलब इसका और इसका मिक्सचर, डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया, एक्रू और राइज इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू एक्रू और राइज इन इंडिया, दोनों का। यहां पर अब बात समझना, मैंने आपको पूरा ड्रामेटिकली समझाया है, ड्रॉ करके पूरा एक चार्ट बनवा के। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बच्चे कहते रहते सर समझ ही नहीं आता, और खास करके तो वो बिजनेस कनेक्शन वाली जब बात आती है ना, दिमाग बुद्धि हिल जाती है। कोई बात नहीं, हम समझाएंगे, हम किस लिए बैठे। इन तीन केसेस को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये जो 3 केसेस है ना, इनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मोटा मोटी सबको समझ आते होंगे, नहीं आते होंगे तो आपको समझ आ जाएंगे। फोर्थ वाला केस ना स्पेसिफिकली सेक्शन 9 का केस है, जो नॉन रेजिडेंट पर अप्लाई होता है। जो बिजनेस कनेक्शन वाली बात है वो यहीं पर अप्लाई है। पूरा चैप्टर ही ये है, पूरा चैप्टर है ये, पूरा चैप्टर यही है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है चैप्टर में, कुछ भी नहीं है। एक एक करके हमें डिस्कस करना है, पहले इसको डिस्कस करेंगे, फिर इसको डिस्कस करेंगे, फिर इसको डिस्कस करेंगे, और फिर लास्ट इसको डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करते ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। 4 पार्ट्स में पूरा चैप्टर डिवाइडेड है। ठीक है, ठीक है सर। पहली बात, फर्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, फर्स्ट इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। क्या आपको लगता है कि मुझे इसमें कुछ समझाने की जरूरत है? इसका नाम बता रहा है, जो जो इनकम आप इंडिया में रिसीव करेंगे उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। दैट मीन्स आप कहीं पर भी बैठकर कहीं पर भी पैसा कमा रहे हैं, अगर आपने वो पैसा इंडिया में रिसीव किया, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब कई बच्चे हो सकता है डाउट आ जाए कि सर मान लो मैं ऑस्ट्रेलिया में काम करता हूं, वहीं पर मैंने पैसा कमाया, वहीं के बैंक अकाउंट में मेरे पास पैसा है, मैं इंडिया में आया दिवाली पर, घर वालों को पैसे की जरूरत पड़ी, मैंने वहां के अकाउंट से पैसा ट्रांसफर किया इंडिया में, रिसीव्ड इन इंडिया, क्या उसको टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, वो रेमिटेंस होता है, वो रिसीव्ड नहीं है, वो रेमिटेंस है। आपके पास पैसा ऑलरेडी आ चुका था, आपने वहां पर टैक्स दे दिया ऑस्ट्रेलिया में, अब आपने वो पैसा रेमिटेंस किया है, वो भेजा है पैसा, आपको टैक्स नहीं देना है। कभी आपने सोचा, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, आपकी इनकम शुरू हुई, आपका पैकेज लगा बढ़िया 28-30 लाख रुपए का, आपने पैसा कमाया, आपने टैक्स दे दिया, आपने वो पैसा अपनी मदर को, अपने फादर को, अपनी बड़ी बहन भाई, छोटे भाई बहन भाई, जिसको भी ट्रांसफर किया, उन्होंने कुछ परचेज वगैरह किया, मान लो 5-6 लाख का था, 8-9 लाख का था, 10 लाख का, कुछ भी गाड़ी परचेज कर ली उन्होंने अपने नाम पर, इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, आपने इस पर टैक्स क्यों नहीं दिया? क्या आपकी मदर की, आपके फादर की वो इनकम मानी जाएगी? नहीं। आप क्या बोलोगे
कि भाई सुन, इनकम टैक्स रुक, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे से पूछना, मेरे से बात कर, मेरी माँ से क्या बात कर रहा है। हाँ आप बताओ जी, सुन ये पैसा मैंने कमाया था सीए बनने के बाद, मैंने अपनी मदर को ये पैसा ट्रांसफर किया, गिफ्ट मनी रिलेटिव, इनकम हुई नहीं, मैंने सिर्फ पैसा ट्रांसफर किया, इस पैसे पर मैं टैक्स दे चुका हूं। सरकार क्या बोलती है, आपकी जो भी इनकम हो आपको उस पर एक बार टैक्स जरूर देना है। अगर वो इनकम सामने वाले की इनकम हुई आपके यहां से, अब छोटा सा एग्जांपल, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस काम करता हूं या फिर मैं टीचिंग करता हूं, स्टूडेंट से पैसा आया, आ गया, मेरी इनकम हो गई, हाँ मैंने टैक्स दे दिया, दे दिया। अब आगे अगर मैं उस चीज से अपने मदर फादर को देता हूं कोई दिक्कत नहीं, अगर मैंने आगे सैलरी बांटी और मैंने खर्चा क्लेम कर लिया पीएनएल में, अगर मैंने खर्चा क्लेम कर लिया दैट मींस अगले वाले की इनकम हो गई, मुझे डिडक्शन मिल गई टैक्स में, छूट मिल गई, हाँ सर छूट मिल गई, खर्चा क्लेम कर लिया, अगले वाले की इनकम हो जाएगी, तब जाकर वो इनकम होती है। मैं गिफ्ट दे रहा हूं अपने मदर फादर को पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स क्यों देंगे। तो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, जब आपने आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, जहां पर आप जॉब करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वहां से पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, दैट इज, अगर आपने वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिसीव इंडिया में किया है तो यू हैव टू पे टैक्स इन इंडिया, वो आपका माना जाएगा इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। आपका वो पैसा आपने अपने मदर फादर को किसी रिलेटिव को दिया, वो रेमिटेंस होता है, वो कभी भी टैक्स नहीं होता, वो सिर्फ एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में गया है, पहली बात, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इनकम डीम्ड टू, इनकम डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब क्या है, मतलब ये है, मानो या ना मानो जबरदस्ती हम मान लेंगे कि आपकी इंडिया में इनकम रिसीव हुई, मान ना मान तू मेरा मेहमान, मान ना मान तू मेरा मेहमान। यहां पर दो सेक्शन आपके मैं करवा दूंगा अभी, सेक्शन 7 और सेक्शन 8, सेक्शन 7 और सेक्शन 8। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया बखूबी जानते हो, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, एसएससी कभी नहीं कहेगा कि ये मेरी इंडिया में इनकम रिसीव हुई, जबरदस्ती डीम्ड, मान या ना मान, मानना पड़ेगा, यू हैव टू, यू हैव टू। कौन कौन से केसेस है, फर्स्ट सेक्शन 8, सेक्शन 7 ले लो, सेक्शन 8 ले लो, चलो ये छोटा है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, हाँ जी साहब, मैं पढ़ क्या रहा हूं सर, मैं पढ़ रहा था इंडियन इनकम, अगर आपकी इंडियन इनकम है तो यू हैव टू पे टैक्स। इंडिया में इनकम चार तरह की होती है, रिसीव्ड इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। रिसीव्ड इंडिया जो डायरेक्टली आपके अकाउंट में रिसीव, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया आपके अकाउंट में रिसीव हुई है लेकिन आप मानना नहीं चाहते हो। डिविडेंड इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनी, आप कहीं भी बैठे हो अगर आपको इंडियन कंपनी से पैसा मिल रहा है तो सेक्शन 8 कहता है वो इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान लेंगे। फॉर टेक एन एग्जांपल, मिस्टर जैक यूके में बैठा है, उसने टाटा स्टील में इन्वेस्ट किया, टाटा स्टील ने उसको डिविडेंड दिया, क्या वो कभी भारत आया, नहीं आया, उसने सिर्फ इंडिया में डीमैट अकाउंट खुलवाया या फिर अदर अकाउंट खुलवाए, उनसे पैसा इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया, वहां से डायरेक्ट कंपनी ने उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, अगर इंडियन कंपनी से कुछ भी पैसा मिला, जैक क्या बोलेगा, भाई इंडियन इनकम रिसीव्ड इंडिया कहां है, मैंने इंडिया में रिसीव थोड़ी किया, मैंने तो यूके यूएस में बैठ के पैसा रिसीव किया। वो कहता है इनकम डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया, हम मान लेंगे बेशक वो पैसा तेरे अकाउंट में यूके यूएस में गया था, लेकिन हम मानेंगे क्या कि तुझे डीम्ड टू बी रिसीव्ड है, तुझे इंडिया में रिसीव हुआ है, कब, अगर इंडियन कंपनी ने डिविडेंड बांटा तो। ठीक है, दूसरा सेक्शन 7, दो सेक्शन मैंने बताया था मैं आपके आज करवा दूंगा, ऑल दो सेक्शन 7 मैंने बोला था सैलरी में करवाऊंगा, डीप डिटेल्ड सैलरी में ही होगा, बट मोटा मोटी इसको हम यहां पर समझना जरूरी है इस चैप्टर में। सेक्शन 7, सेक्शन 7 फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सेक्शन 7 में फर्स्ट पॉइंट क्या है,
अगर आप एक्सेस कंट्रीब्यूशन करते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, अगर आप रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एक्सेस कंट्रीब्यूशन करते 12% ऑफ सैलरी से अगर आपने एक्सेस कंट्रीब्यूशन किया तो इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान ली जाएगी। जबरदस्ती वो इनकम आपके हाथ में टैक्स की जाएगी। इनकम एक्सेस कंट्रीब्यूशन, excess contribution in recognized provident fund, that means more than 12% of salary, more than 12% of salary। सर मेरा एक डाउट है, हाँ बोलो ना सर। मोर देन 12%, 12% तक तो एग्जेम्प्ट होता है सैलरी चैप्टर, इसलिए मैंने कहा था चैप्टर सैलरी का सेक्शन 5 to 7। याद आया कुछ? नहीं सर, सर याद नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। हाँ जी, इसको हम सैलरी चैप्टर के साथ डिस्कस करेंगे, बट यहां पर आपके लिए समझना जरूरी है। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट होता है, हाँ सर, उसमें एम्प्लॉयर भी पैसा डालता है, एम्प्लॉय भी पैसा डालता है, हाँ सर। अब प्रोविडेंट फंड क्या होता है वो मैं यहां पर नहीं बता सकता प्लीज। उसमें जब भी पैसा डाला जाता है तो अप टू 12% तक वो होता है एग्जेम्प्ट। अगर 12% से एक्सेस कंट्रीब्यूशन है तो वो किसकी, उस बंदे की जिसका वो अकाउंट है, मतलब एम्प्लॉय की क्या मान ली जाएगी? इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इंडिया, एक्सेस कंट्रीब्यूशन। और अभी रुकना, पॉइंट अभी खत्म नहीं हुआ, साथ में मैं अपने आप बताऊंगा। दूसरा, एक्सेस इंटरेस्ट इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, मतलब more than 9.5% per annum, 9.5% पर एनम। ध्यान से समझना दोस्त, बहुत सोच समझ के लिखवा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। सेक्शन 7 इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। सेक्शन 8 कहता है अगर आपकी कोई भी डिविडेंड इनकम हुई, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, तो आपकी इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान लेंगे। सेक्शन 7 क्या कहता है? 4 पार्ट, इसके 2 पार्ट मैंने बता दिए। एक्सेस कंट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, मतलब एम्प्लॉयर भी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पैसा डालता है, एम्प्लॉय भी पैसा डालता है। ये दोनों जो बात कर रहे हैं ना, ये दोनों जो बात कर रहे हैं, ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, लिख लेना इस बात को, ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा उसका 12% ऑफ सैलरी से ऊपर का। अगर एम्प्लॉय ने भी, हो सकता है वो कंफ्यूज करने के लिए आपको बोल दे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 15%, आप क्या करोगे? 12% तक एग्जाम, 3%, 15 माइनस 12, 3% सैलरी में इनकम मान लोगे। ना 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 ना, उसका खुद का पैसा है, उसका खुद का पैसा है, वो आप सैलरी हेड में ऑलरेडी टैक्स करोगे, तो उसका खुद का पैसा इन्वेस्टमेंट में मत ले लेना। अगर एम्प्लॉयर ने पैसा डाला और वो 12% ऑफ सैलरी से ज्यादा हुआ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, तो वो उस एम्प्लॉय की इनकम मानी जाएगी। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है 12% से ऊपर, उसको कभी इनकम नहीं मानना, क्योंकि 2 बार टैक्स कर दोगे। एक बार तो जब वहां पर लिया सैलरी में, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पैसा दिया, मान लो पर एनम 12 लाख का पैकेज है, आपने वहां पर इंक्लूड कर लिया। दूसरा आप ऐड करवा दोगे सेक्शन 7 में, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन कर दिया अबाउट 12%, ना वो गलत हो जाएगा, वो डबल टैक्सेशन है। आपको सिर्फ यहां पर कौन सा पार्ट लेना है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। और जो एक्सेस इंटरेस्ट है वो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, अगर उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है 9.5% से ज्यादा, 9.5% पर एनम से ज्यादा, किस कंट्रीब्यूशन पर? एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर, तो ही वो एक्सेस इंटरेस्ट आपको सैलरी में टैक्स करना है। इनकम रिसीव्ड, या फिर कहूं इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, एक्सेस 9.5 से ऊपर। बात समझ आई कि नहीं? बहुत स्लो चल रहा हूं, बहुत समझा के। बस ध्यान रखना, ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है या इंटरेस्ट
ये जो कंट्रीब्यूशन है या इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन है, ये एम्प्लॉयर का पार्ट होगा। उस कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं, एम्प्लॉय का। खुद का पैसा मैं अगर कंट्रीब्यूशन में डाल रहा हूं, मैं खुद का पैसा कितना भी डालूं, क्या दिक्कत है? मैं खुद का पैसा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में डाल रहा हूं, क्या उसको सरकार टैक्स कर देगी? चाहे मैं 20% डालूं, मेरी इन्वेस्टमेंट है वो। इन्वेस्टमेंट सुना है कभी आज तक टैक्स होते हुए? नहीं। हाँ, एम्प्लॉयर पैसा दे रहा है जानबूझ के, तो वो कहते हैं 12% तक तो एग्जेम्प्ट है, 12% से ऊपर मान लिया तो हम इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान लेंगे और एम्प्लॉय के हाथ में टैक्स कर देंगे। वैसे ही अगर इंटरेस्ट मिल रहा है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर, तो वो 9.5% तक एग्जेम्प्ट है, उससे ऊपर जाते ही इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया हो जाएगी एज पर सेक्शन 7। और तीसरा है ट्रांसफर ऑफ अमाउंट unrecognized provident fund to recognized provident fund. Transfer of amount from unrecognized provident fund to URPF to RPF. अगर आपका एम्प्लॉयर ज्यादा शाना बन रहा था, ज्यादा चालाक बन रहा था और उसने कोई प्रोविडेंट फंड बना रखा था, वो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड था यूआरपीएफ, और उसका पैसा ट्रांसफर कर दिया रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में टैक्स बचाने के लिए। क्यों ऐसा क्यों करेगा वो? क्योंकि जब यूआरपीएफ, मैं सैलरी चैप्टर में पढ़ाऊंगा इस बात को, जब आप यूआरपीएफ से पैसा विड्रॉ करोगे तो लगता है टैक्स। आपने क्या किया, बीच में ही उसकी शक्ल बदल दी, उसकी शक्ल बदलना चाह, आप पहले अपने ही किसी बैंक अकाउंट में उसका पैसा डालते थे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन का, और उसी अकाउंट को आपने अब गवर्नमेंट के पास रिकॉग्नाइज में डालना चाहा, ट्रांसफर करना चाहा वो पैसा। अगर आपने ऐसा किया तो वो एम्प्लॉय की इनकम मान ली जाएगी। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट, जितना भी अमाउंट होगा उसमें 12% इंटरेस्ट के लिए 9.5% नहीं लेंगे। ट्रांसफर ऑफ अमाउंट फ्रॉम यूआरपीएफ टू आरपीएफ, वो सारा पैसा क्या मान लिया जाएगा? इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अगर आप यूआरपीएफ से पैसा ट्रांसफर कर रहे हो आरपीएफ में। और लास्ट है कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम। अगर आपने कंट्रीब्यूट किया पेंशन स्कीम में, एम्प्लॉयर पार्ट, ये बात जरूर लिख लेना इसके साथ में ये बात जरूर लिख लेना। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, लिख लेना। चारों केस में ध्यान से देखो, चारों के चारों केस में इसका सारा पैसा नहीं लेना है, इसका सिर्फ वो पार्ट लेना है जो आप ट्रांसफर करोगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, सारा पैसा नहीं लेना। दैट मीन्स 4 ऐसे पार्ट हैं। दोबारा से भूल जाओ, जो पढ़ाया सारा भूल जाओ, अब दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं। स्कोप ऑफ टोटल इनकम, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम कौन सी इनकम है? जो इंडियन इनकम नहीं है। तो इंडियन इनकम कौन सी है? फॉरेन इनकम कौन सी? इनकम विच इज नॉट एन इंडियन इनकम। इंडियन इनकम कौन सी? 4 पार्ट्स में मैंने बांट दिया। रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। अभी हम देख रहे हैं ये वाली दो, इनकम रिसीव्ड इंडिया, अगर डायरेक्ट आपके खाते में रिसीव हुई तो वो मान लेंगे क्या? इंडियन इनकम, और टैक्स कर देंगे। डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, जिसके खाते में पैसा आ रहा है वो नहीं कहता ये इनकम है, वो कहता ही नहीं ये इनकम है, कभी लगेगा ही नहीं उसको इनकम है, लेकिन सरकार कहती है जबरदस्ती मानेंगे तेरी इनकम है। कैसे? पहली बार इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, फर्स्ट पार्ट डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। मैंने यूके यूएस के लड़के का एग्जांपल लिया, वो कहता मैंने इंडिया में पैसा कहां रिसीव किया? भाई डिविडेंड अगर इंडियन कंपनी से मिला, चाहे कहीं बैठा हो, तेरे हाथ में टैक्स होगा। दूसरा सेक्शन 7 कहता है 4 बातें हुई तो आपको जो भी पैसा अर्न हुआ वो हम सारा का सारा क्या मान लेंगे? इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, चाहे कैसे भी पैसा रिसीव हुआ, चाहे इंडियन हो चाहे नॉन इंडियन हो। कैसे? एक्सेस कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ,
आरपीएफ में रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अप टू 12% तक एग्जेम्प्ट रहता है एम्प्लॉयर का पार्ट। हाँ सर, तो उससे ऊपर अगर एम्प्लॉयर ने पैसा डाला तो वो जितना भी ऊपर पैसा होगा, मान लो 15% डाला, तो 12% माइनस करके जो 3% है वो एम्प्लॉय की सैलरी मान ली जाएगी और उसको इनकम रिसीव्ड या फिर डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानकर टैक्स कर दिया जाएगा। जो भी पैसा एम्प्लॉयर ने डाला था उसके उस पर इंटरेस्ट मिला एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर नहीं, सिर्फ एम्प्लॉयर वाले पार्ट पर। एम्प्लॉयर वाले पार्ट पर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो पैसा मिला उस पर जो इंटरेस्ट देगी सरकार। बात समझना, बात समझना। कोई भी मान लो ये प्रोविडेंट फंड अकाउंट है, इसके दो पार्ट हैं, एक में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, एक में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। बाहर से ये सबको पीएफ अकाउंट दिखता है, इसके अंदर पैसा दो तरह का है। अब जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा ना, इस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 9.5% पर एनम तक तो एग्जेम्प्ट है। इससे ऊपर हुआ तो जो ये वाला इंटरेस्ट है वो इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान ली जाएगी एम्प्लॉय के हाथ में, ये कहना चाहता है। लेकिन सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का एक्सेस पार्ट और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का ही उस पर जो इंटरेस्ट मिला अबाउट 9.5% पर एनम। उससे आगे ट्रांसफर ऑफ अमाउंट फ्रॉम यूआरपीएफ टू आरपीएफ। एम्प्लॉयर का ऐसा कोई प्रोविडेंट फंड था जो अनरिकॉग्नाइज था, उस अनरिकॉग्नाइज फंड से आप ट्रांसफर कर रहे हो किसमें, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। तो जो एम्प्लॉयर पार्ट है या उसके पार्ट पर जो इंटरेस्ट मिला वो सारा का सारा क्या मान लिया जाएगा, एम्प्लॉय की इनकम। और कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ओनली एम्प्लॉयर पार्ट। सर आपने चारों केस में बताया एम्प्लॉयर पार्ट, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है, जो पार्ट है, वो क्यों नहीं लेंगे? नहीं, उसी का पैसा उसी के हाथ में टैक्स नहीं करना है। वो कहेगा अरे ये तो मेरे इन्वेस्टमेंट है पीएफ में दोनों जन पैसा डालते हैं। हाँ, एम्प्लॉयर भी डालता है, एम्प्लॉय भी डालता है। अब एम्प्लॉय का पैसा जो उसने डाला होगा उसको कहां से मिला होगा? एम्प्लॉयर से जो सैलरी मिली होगी वही तो पैसा उसने डाला होगा। तो जो एम्प्लॉयर से सैलरी मिली वो तो तुम सैलरी हेड में ऑलरेडी टैक्स कर चुके हो, तो इसको क्यों टैक्स कर रहे हो दोबारा? दैट्स व्हाई दो बार टैक्सेशन हो जाएगा। लेकिन जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो अलग से होता है, वो अपार्ट फ्रॉम सैलरी होता है, वो सैलरी का पार्ट नहीं होता, वो अलग से डलता है। तो सरकार कह रही थी चल यार तू एम्प्लॉय का भला सोच रहा है तो चल मैं 12% तक मान लेता हूं कि कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तूने शाना बन के सैलरी कम करके, ताकि मैं अगर मान लो दो तरीके से एक सैलरी देता हूं, एक पीएफ में पैसा डालता हूं, मैंने क्या किया, सैलरी डाउन कर दिया, सारा पैसा पीएफ में डालने लगा। एम्प्लॉय वहां से पैसा विड्रॉ कर रहा है, वहां पर उसकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो यहां पर तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो सरकार कहती है 12% तक ठीक है, मान लिया तू एम्प्लॉय का भला कर रहा है, इससे ऊपर तूने सैलरी कम करके और यहां पैसा बढ़ाना चाहा तो तेरे एम्प्लॉय की ही मैं सैलरी मानकर उसमें टैक्स कर दूंगा, इसलिए वहां पर उसके हाथ काट दिए। अब जो कंट्रीब्यूट किया उस पर मिलेगा इंटरेस्ट, क्योंकि वो किसी न किसी बैंक में रखा रहता, वो पैसा पीएफ का किसी के घर में नहीं रखा रहता, सरकार के अकाउंट में नहीं रहता, वो किसी बैंक अकाउंट में रहता जो सरकार का बैंक अकाउंट होता है, तो उस पर सरकार देती है इंटरेस्ट। तो वो 9.5% तक एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट मिला एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट का, एम्प्लॉय का नहीं, तो वो क्या होगा, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अगला, अगर आप यूआरपीएफ से आरपीएफ में ट्रांसफर करें एम्प्लॉयर पार्ट और इंटरेस्ट उसके ऊपर दोनों वाले, तो वो टैक्स हो जाएगा। और अगर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम एटीसीसीडी वाला, तो वो टैक्स हो जाएगा वो टैक्स हो जाएगा कहां पर, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया एज पर सेक्शन 7। बोलो जी, समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? सर आ गया सर समझ में, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। दो पार्ट मैंने आपके करवा दिए, चार पार्ट मैंने बताया, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अगला पार्ट भी बहुत छोटा है, बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा पार्ट है, थर्ड पार्ट, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया। ये भी क्या होगी, इंडियन इनकम। हम पढ़ क्या रहे, इंडियन इनकम किसको कहते हैं, जिसमें चार पार्ट थे, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया। इसका क्या मतलब, आपकी जो इनकम है वो एक्रू या फिर अराइज इंडिया में हुई है, रिसीव्ड चाहे कहीं पर भी हुई हो हमें मतलब नहीं है, आपने जो सर्विस है, जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में बेचा है, वो इनकम इंडिया में एक्रू हुई है। फॉर टेक एन एग्जांपल, आपने सीएफए की क्लास ली,
आपने सीपीए की क्लास ली, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, यूएस वाला, हाँ सर, आपने उनकी क्लासें ली, हाँ सर ली, आपने वो क्लास से देखी, हाँ सर। मान लो कोई यूएस का बंदा आया इंडिया में, उसने वो दिल्ली में लक्ष्मीनगर जगह सीए वाली, वहां पर वो सीपीए की क्लासें रन करवाई, पढ़ाया बच्चों को, हाँ सर। लेकिन वो बंदा कहाँ का है सर? वो यूएस का है। उसने जो वहां पर पेमेंट रिसीव की बच्चों से, वो पेमेंट रिसीव की बारकोड पर, हाँ सर। आपको क्या पता ये पैसा किस अकाउंट में जा रहा है? आपने तो बारकोड स्कैन किया, पेमेंट कर दिया, या कोई अकाउंट नंबर दिया, उसमें पेमेंट डाल दी, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, आरटी एनईएफटी आरटीजीएस कर दिया, हाँ सर, आईएमपीएस कर दिया, हाँ सर, पैसा उसके अकाउंट में चला गया, हाँ सर। अब एक बात बताओ, जब सरकार उसके पास आई, सुन भाई इधर आ, हाँ, क्या कर रहा था इंडिया में? अरे मैं बस ऐसे ही घूमने आया था। अच्छा ठीक है, सरकार को पता चल गया था इसने ना वहां पर लक्ष्मीनगर में कोचिंग सेंटर खोल रखा है। बोले यार तुमने वो क्लासे वाला से दी इंडिया में? बोला हाँ वो क्लासे वाला से पढ़ाई थी थोड़ा सा, हाँ पढ़ाई थी। बोला पैसा? पैसा क्या, पैसा तो मैंने डायरेक्ट वो जो क्यूआर कोड लगा था वो तो किसी यूके वाले अकाउंट का था, यूएस वाले अकाउंट का था, वहां पर पैसा रिसीव हुआ। हेलो, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, खत्म कर दिया उसने पहला पॉइंट। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, कोई सा पॉइंट आया? नहीं सर, कोई सा भी नहीं आया। थर्ड पॉइंट इसी के लिए आया, इनकम एक्रू और राइज इन इंडिया। इनकम टैक्स वाले बोले सुन इधर, शाना बन रहा है इधर, बैठ बैठ इधर बैठ, वो इधर बैठ गया, बैठ गया, बता क्लासे ली थी लक्ष्मीनगर में, हाँ, इनकम एक्रू कहां पर हुई, अराइज कहां पर हुई? लक्ष्मीनगर में। तो तुम्हें इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया मान ली जाएगी, इंडियन इनकम मान ली जाएगी, बेशक तुमने वो पैसा आउट ऑफ इंडिया रिसीव किया है। आप ये मत कहना अरे यहाँ के अकाउंटों में तो पैसा आया ही नहीं तो मैं यहाँ पर टैक्स क्यों दूं? नो, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया मींस वो इंडिया में इनकम एक्रू हुई है, वो सर्विस आपने इंडिया में दी, कोई माल अगर बेचा वो इंडिया में बेचा, इंडिया की सरजमी से वो पैसा रिलेटेड है, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, खत्म। इतना ही पॉइंट था, इतना ही पॉइंट था बस। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी इनकम रिसीव चाहे कहीं पर भी हो, कहीं पर भी रिसीव की हो उसने, लेकिन उसको टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा। अगर वो इंडियन इनकम है, इनकम एक्रू और राइज इन इंडिया है, तो हम उसको क्या मान लेंगे? इंडियन इनकम, और यू हैव टू पे टैक्स इन इंडिया। लास्ट, सर क्या पूरा चैप्टर खत्म हो गया? नहीं, चैप्टर की शुरुआत इस वाले पॉइंट से होती है, जो मेजरली क्वेश्चन आते हैं वो यहां से आते हैं। कमर सीधी कर लो, मैं फिर कह रहा हूं कमर सीधी कर लो। इनकम डीम्ड टू क्या बन गया? डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, सेक्शन 9। ये वाला पॉइंट है ना, स्पेसिफिकली ये पूरा का पूरा नॉन रेजिडेंट के लिए, ये पूरा का पूरा नॉन रेजिडेंट के लिए, पूरा का पूरा चैप्टर, ये पूरा का पूरा टॉपिक सेक्शन 9 है। सर इसका भी कोई शॉर्टकट है? हाँ है, जिसका तुम्हें था इंतजार, ये रहा, ये पूरा का पूरा ये एक पेज पर है। क्या लिखा है पढ़ना जरा, चार्ट फॉर सेक्शन 9 सोर्स आईसीएआई मटेरियल, ये पूरा का पूरा, बस इतना ही है, फिर ये चैप्टर ही खत्म हो गया। क्या बात कर रहे सर, आपने इतने पेज पढ़ा भी दिए? सारे पढ़ा दिए, सारे पढ़ा दिए। पॉइंट टू पॉइंट रीड करवाऊंगा। मैंने कल कहा था इस क्लास को करने से पहले जो यूट्यूब पर क्लास है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम की, उसको रिवाइज करके जरूर आना, ठीक है? ठीक है सर, चलें। सर वो वाला ये वाला करवाऊंगा कल, आज नहीं करवाऊंगा क्योंकि दिमाग में पहले ही बहुत से कॉन्सेप्ट जा चुके हैं। ये वाला करवाऊंगा कल। इनकम डीम्ड टू, पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है, अब मैं तिरछा नहीं कर सकता। इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया सेक्शन 9 कल। सर जो आज पढ़ा है एक बार उसी को देख लें क्या?
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट आ जाओ। चलो इधर देखो, जो मैंने पढ़ाया है क्या वो सही पढ़ाया है कि गलत तो नहीं पढ़ा दिया आपको? फटाफट आ जाओ। सर आप हमारा नुकसान क्यों करोगे सर? इंडियन इनकम, इंडियन इनकम में इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, 1 नंबर 2 नंबर, यस और नो? हाँ सर। इनकम एक्रू अराइज 3 नंबर, डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया 4 नंबर। यही 4 पार्ट मैंने बताए थे इंडियन इनकम के, यही 4 पार्ट मैंने आपको बतलाए थे कि इंडियन इनकम कौन सी होती है। हाँ सर, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, और इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। हाँ सर, इसी को बायफर्केट आगे करेंगे। फॉरेन इनकम का मतलब इनकम विच इज नाइदर रिसीव्ड नॉर एक्रूड अराइज इन इंडिया, दैट इज अदर देन इंडियन इनकम इज फॉरेन इनकम। हाँ सर। अब आगे मैंने आपको क्या बतलाया था, समझना बात को, ध्यान से समझना, ध्यान से इधर 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 फोकस इधर। अगर आपकी इंडियन इनकम है तो चाहे आप ROR हो, चाहे RNOR हो, चाहे आप नॉन रेजिडेंट हो, चाहे आप RNOR हो, चाहे ROR हो, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, अगर आपकी वो इंडियन इनकम है तो। अगर वो आपकी इंडियन इनकम है, यू हैव टू पे टैक्स, चाहे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस कोई भी हो। दूसरा, अगर आप ROR हो, अगर आप ROR हो तो आपको सारी इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आपकी इंडियन इनकम है, चाहे आपकी फॉरेन इनकम है, चाहे कोई भी हो। बात समझ आई? हाँ सर। इसको दोबारा समझा देते हैं एक बार। हाँ सर समझा दो ना, एक डायग्राम सा बनवा दो सर, याद रहे, ताकि ये देखो, ये वाला ऐसे करके है और ये वाला ऐसे करके है, फुल टैक्सेबल है। इंडियन इनकम चाहे कोई भी हुई हो पूरा टैक्स देना पड़ेगा, फॉरेन इनकम चाहे ROR हो तो सब जगह टैक्स देना पड़ेगा। ROR हो चाहे इंडियन इनकम हो चाहे फॉरेन इनकम हो, आपको सब जगह टैक्स देना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? अरे भाई पूर्णतः भारतीय हो, इंडिया के पूरे रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, चाहे पैसा कहीं से भी कमा कर लाओ, यू हैव टू पे टैक्स इन इंडिया। और अगर इंडियन इनकम है तो यू हैव टू पे टैक्स इन इंडिया, क्योंकि इंडिया के रिसोर्सेज आपने यूज किए। दोनों ही केसेस में, चाहे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिया का है, चाहे आपके नेचर ऑफ इनकम इंडिया का है, आपने दोनों ही केस में इंडिया के रिसोर्सेज यूज किए हैं, यू हैव टू पे टैक्स इन इंडिया। लास्ट समझना जी, नॉन रेजिडेंट फॉरेन इनकम कभी भी टैक्स नहीं होगी, नॉट टैक्सेबल। सर ऐसा क्यों? एग्जांपल लेते हैं, जैकमा नाम सुना है? हाँ सर, वो चाइनीज अलीबाबा का फाउंडर, चाइना में बैठ के इनकम कमा रहा है, इंडिया से उसका कोई लेना देना नहीं है। कौन है वो? सर वो नॉन रेजिडेंट है। वो नॉन रेजिडेंट है कि नहीं है? हाँ सर है। इनकम कहाँ से है? सर उसकी चाइना से इनकम है, मुझे क्या लेना देना, इंडिया में मैं उसको टैक्स नहीं करूंगा। दूसरा एक और एग्जांपल लेते, बराक ओबामा कोई बिजनेस कर रहा है US में बैठ के, नॉन रेजिडेंट है, फॉरेन इनकम है, नॉट टैक्सेबल। इंडिया वाले वो कहेंगे तुम्हारा क्या लेना देना भाई, US में बैठ के मैं पैसा कमा रहा हूं, तुम्हारा उसमें कुछ लेना देना नहीं है। वॉरेन बफेट, कोई भी हुआ, अगर फॉरेन में बैठकर वहां से इनकम कमा रहा है तो उसका इंडिया से लेना देना नहीं। इसको छोड़ दो पेंडिंग, अभी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले आपको ये समझाना जरूरी था, ये समझाना जरूरी था, और ये समझाना जरूरी, सिर्फ एक पार्ट मैंने पेंडिंग छुड़वा दिया, ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से समझेंगे, आराम आराम से निचोड़ निकालते चलेंगे। फॉलोइंग अदर SSC, आय हाय हाय, ये इंडिविजुअल HUF के लिए था, इंडिविजुअल HUF के लिए था। सर क्यों? अरे मूर्खो, तुम्हें बतलाया था ना, ROR RNOR NR कहां पर होता है? ROR RNOR। सर ये तो इंडिविजुअल HUF में होता है, इसीलिए। अदर SSC, अदर SSC कौन? कंपनी, LLP, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन,
या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। अगर उसकी हुई इंडियन इनकम तो फुल टैक्सेबल, अगर हुआ तो रेजिडेंट तो इंडियन इनकम कमा या फॉरेन इनकम कमा, हम हर जगह टैक्स देंगे। एप्पल INC, एप्पल कंपनी नॉन रेजिडेंट है, स्टेटस उसका अदर एसएससी है, हाँ सर नॉन रेजिडेंट है, फॉरेन इनकम, वो टैक्स क्यों देगा इंडिया में, नॉट टैक्सेबल। हाँ जी नॉट टैक्सेबल। अब मैंने आपको करेक्ट समझाया है, बात समझना, वो आपको अलग अलग नाम से बताएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम दिस रेजिडेंट इन दिस स्टेट या दिस कंट्री, रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन इनकम, यूएस एम्बेसी में वो बंदा रहता, वो ऐसे कंफ्यूज करके करता रहेगा। आपको जड़ पकड़ लेनी है कि अगर कोई इंडियन इनकम होगी, कोई रेजिडेंट वो पैसा कमा रहा है, उसका चाहे इंडियन इनकम हो चाहे फॉरेन इनकम हो, सबको टैक्स देना है। अगर इंडियन इनकम है, चाहे नॉन रेजिडेंट है चाहे रेजिडेंट है, सबको टैक्स देना है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, अगर आपकी इंडियन इनकम है टैक्सेबल टू एवरीवन, चाहे रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट है। अगर आप ROR हो तो एवरी इनकम, चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेन इनकम हो, टैक्सेबल। क्रक्स बता दिया मैंने, अभी जो समझाया था आपका उसका मैंने क्रक्स समझा दिया। यस और नो? हाँ जी समझ आया? हाँ सर समझ आ गया, समझ आ गया। सेक्शन 7 पढ़ाया था मैंने अभी, हाँ सर। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, हाँ सर 4 बातें बताई थी मैंने आपको। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ऑफ द एम्प्लॉय, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट एम्प्लॉय का इन एक्सेस ऑफ 9.5%। ये एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉय का शेयर नहीं कह रहा है, वो कह रहा है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ऑफ एम्प्लॉय। वो प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय का है, लेकिन उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयर का है, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उस एक्सेस ऑफ 9.5% पर एनम। अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम URPF टू RPF, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एज एन इट्स इंटरेस्ट, कंट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अदर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कोई भी हो, यहां पर पूछता है कई बार, वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, कोई छूट नहीं है, प्राइवेट एम्प्लॉयर कोई छूट नहीं, सबके लिए। In previous year under pension scheme ATCCD to the account of employee, income deemed to be received in India, income deemed to be received in India, yes or no? Yes sir। accrued और accrual का मतलब क्या है? accrue means right to receive in India, right to receive income, मतलब इनकम आपको रिसीव नहीं हुई है लेकिन आपका पूरा पूरा राइट बनता है वो इनकम रिसीव करने का, तो वो इनकम accrue और arise in India। ड्यू मीन्स राइट टू एनफोर्स पेमेंट, जैसे एक्रू का मतलब हो गया आपने पूरे महीने सैलरी कमाई, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख, जब जब आप काम करते रहे वो सैलरी एक्रू होती रही। ड्यू कब होगी? जब पूरा महीना खत्म हो जाएगा वो ड्यू हो जाएगी। डिबेंचर इंटरेस्ट, आप हर दिन इंटरेस्ट कमाते रहे, आप चाहो तो डिबेंचर बेचकर उस दिन तक का इंटरेस्ट ले सकते हो, लेकिन वो एक्रू कब होता है? जब महीना, क्वार्टर, ईयर एंड 6 महीने खत्म हो जाए, जो भी टर्म कंडीशन होगी वो खत्म हो जाए तो वो ड्यू हो जाता है। ऐसे ही आप कभी बीच में छोड़कर जा रहे हो, मान लो 18 दिन आपने काम किया किसी के यहाँ, आप 18 दिन बाद सैलरी ले सकते हो, वो ड्यू हो जाएगी, लेकिन वहां पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया, लेकिन आप वहीं पर कंटिन्यूटी है एम्प्लॉयमेंट की, एम्प्लॉय हो आप वहां पर, तो हर दिन आप एक्रू होता रहा। ड्यू कब होगा? जब वो पूरा पीरियड खत्म हो जाता है, जो आपकी टर्म कंडीशन है आपके एम्प्लॉयर के साथ, वो पीरियड खत्म हो गया तो वो ड्यू हो गया। एग्जाम्पल दोनों आप रीड कर लेना, यही एग्जाम्पल है। इनकम डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया सेक्शन 9, ये कल करवाएंगे, यही बचा हुआ है आपका। इसी के बाद ये आपका आ जाएगा चार्ट, ये आ गया चार्ट, बस ये वाला पोर्शन बचा हुआ है आपका। बाकी मैंने आपका आज ये चैप्टर कर दिया है कंप्लीट, आप एक बार खुद से रीड कर लेना। रिसिप्ट ऑफ इनकम 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हो भाई, एक बार खुद से रीड कर लेना। सर्कुलर मैं एक बार कल यार रीड करवा दूंगा, ना भी करवाऊं तो एक बार रीड करवा दूंगा, चलो कल करवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारे, ये वाला पार्ट पेंडिंग है, ये कल के बाद ही कंप्लीट हो पाएगा, चैप्टर खत्म हो गया आपका। मतलब अगर सेक्शन 9 मैंने खत्म करवा दिया
तो ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल फर्स्ट हाफ में मैं ये खत्म करवा दूंगा, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे इसके, और बहुत शानदार तरीके से मैं ये अगला चैप्टर खत्म करवाऊंगा, क्योंकि बच्चों को डाउट इसी में रहता है, बिजनेस कनेक्शन, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, इंडिया में एसेट है, इंडिया में एसेट बेच दी, एम्बेसी वाले क्वेश्चन सारे के सारे यहां से बनते हैं आपके। देखो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस आ गया, ये इंडिपेंडेंट एजेंट, उसका एजेंट है इंडिया में, वो कहां से बिजनेस कर रहा है, बिजनेस कनेक्शन, सारी चीजें इंडिया में यहां से मानी जाती है। तो ये वाला करेंगे हम कल एकदम डिटेल में, मस्त तरीके से पूरा समझाऊंगा विद एग्जांपल्स। सो डोंट वरी एट ऑल। ये ध्यान रखना बस, जब जब मैं चैप्टर खत्म करूं तो मेरी तरफ से वो चैप्टर 100% कंप्लीट होगा, और वो आपकी तरफ से भी कंप्लीट होना चाहिए। मेरी तरफ से वो चैप्टर क्वेश्चन आंसर करवा के, एग्जांपल बना के, कुछ क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन करवा के वो चैप्टर हो जाता है खत्म। आपकी तरफ से वो कब खत्म होगा, जब आप रिवाइज करेंगे, जो क्वेश्चन क्लास में करवाए वो रिवाइज करेंगे, घर जाके अपना पूरा होमवर्क करेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा खत्म और आप हो जाओगे पास। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू टू। मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए। कल आपसे मिलेंगे 27 जनवरी, कल है सैटरडे। हाँ जी, कल मिलेंगे आपसे पक्का पक्का, क्योंकि ट्यूसडे की रहती है हमारी छुट्टी इस चैप्टर के एंड के साथ। मोस्ट प्रोबेबली कल ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, कुछ पोर्शन बचा तो हम नेक्स्ट क्लास में भी कर लेंगे। मैंने कहा 1-2 क्लास होगा, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।